अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी नागफनी। नेक्स्ट एपिसोड। सोकर उठा तो सलाखों के बाहर परेशान हाल अब्बा जी बैठे थे। वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आए थे। पूरी रात मुझे तलाश करने के बाद फजर के वक्त गजल के अब्बू के साथ मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जोहराबाद थाने गए और वहां से उन्हें इतला मिली कि मैं कत्ल के इल्जाम में गुलबर्ग थाने में बंद हूँ। सारी रात तुम्हारी अम्मा जी को गश पर गश आते रहे हैं, अब्बा जी ने बताया। गली के सारे घरों में सफ़े मातम बिछी थी। राना का जख्म ताज़ा हो गया था। जुबान से कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन चेहरों से साफ मालूम हो रहा था जैसे सबको खौफ हो कि राना की तरह अब तुम्हारी भी लाश मिलेगी। मैं नाश्ता कर रहा था और बाएं हाथ से बहते हुए आंसुओं और बहती हुई नाक को पहुंचता जा रहा था। अब्बा जी कह रहे थे, जिस वक्त हमने तुम्हारी अम्मा जी को ये खबर सुनाई कि तुम सही सलामत गुलबर्ग के थाने में मौजूद हो, वो जहां थी वहीं रोती हुई सजदे में गिर गईं। उनके मुंह से एक ही जुमला अदा हो रहा था, शुक्र है मेरे माबूद, शुक्र है मेरे माबूद। अब्बा जी, मैंने निवाला निगल कर हिचकी लेते हुए कहा, मैं बेकसूर हूँ अब्बा जी। अब्बा जी बोले, गजल के अब्बू वकीलों से मशवरा करने गए हुए हैं। वारिस साहब को मैंने कत्ल नहीं किया है। हमें मालूम है बेटा, सारी हरकत उसी गंजी औरत की है जो राना की मौत से पहले तक तुम्हें तारीकियों में नजर आया करती थी। अब्बा जी ने कहा, जी हाँ, उसी की हरकत है। मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। कम अज कम एक शख्स तो ऐसा था जिसे मेरे बयान पर यकीन था। अब्बा जी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, उसी मनहूस ने तुम्हें कत्ल करने पर उकसाया होगा, वरना तुम कहाँ और नई कराची का वीरान इलाका कहाँ। उनके जुमले से मेरे दिल पर जोरदार घूंसा लगा कि मुंह का निवाला बाहर जा गिरा। नहीं अब्बा जी नहीं, खुद उसी ने कत्ल किया है, मुझसे नहीं कराया है। मगर मुझे तो बताया गया है कि जिस कमरे में पुलिस अफसर को कत्ल किया गया था उसमें तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। अब्बा जी ने कहा, तुम वहां क्यों गए थे बेटा? फूल से मिलने। फूल कौन है? नागफनी है। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ इस तरह देखा गोया उन्हें मेरे दिमाग की सेहत पर शुबा हो रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोले, नागफनी से क्या मुराद है? मैं पेट भर कर नाश्ता कर चुका था। एक दिन और एक रात के बाद पेट में खाना गया तो दिमाग भारी सा होने लगा। गनूदगी तारी हो रही थी। वो जो स्याफाम गंजी औरत मुझे तारीकियों में नजर आया करती थी, उसका नाम नागफनी है। उसने राना को कत्ल किया था। उसी ने पादरी साहब को कार से कुचला। उसी के हाथों की माड़ी की एक लड़की मारी गई थी और वारिस साहब को भी उसी ने ठिकाने लगाया है। कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पर? अब्बा जी ने नाउमीदी से सर हिलाते हुए कहा, तुम एक ऐसी शय पर इल्जाम आयद कर रहे हो जिसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। देख सकता है, मैंने जमाही रोकने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। अब वो तारीकी ही में नहीं, रोशनी में भी नजर आती है। मुझी को नहीं, हर शख्स को नजर आती है, क्योंकि नागफनी नहीं रही, फूल बन चुकी है। अब्बा जी ने कली के फूल बनने की इस्तलाह तो सुनी थी, लेकिन नागफनी के फूल बनने की इस्तलाह उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने तशवीशनाक निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर चमकारते हुए बोले, तुम्हारे दिमाग पर इस हादसे का गहरा असर हुआ है। तुम्हारी जमाइयों से साफ अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। घर से कोई चीज मंगाना हो तो बता दो, मैं दोपहर को फिर आऊंगा। मैंने कहा, SHO साहब कह रहे थे कि तुम्हारे वालिदैन कोशिश करेंगे तो तुम्हें दोपहर तक छोड़ दिया जाएगा। कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं। गजल के अब्बू वकीलों के पास गए हुए हैं। मुंह अंधेरे रक्षी के अब्बू भी तुम्हारी खैर खबर मालूम करने आए थे। उन्हें मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो तो वादा कर गए हैं कि अपने उस दोस्त के जरिए, जिसकी पुलिस के आला अफसरान तक रसाई है, तुम्हें जल्द अज जल्द इस जहन्नुम से निकलवाने की कोशिश करेंगे। रक्षी के अब्बू को भी पता चल गया, चलना ही था। रात तक जब तुम घर नहीं पहुंचे तो यही ख्याल हुआ कि रक्षी के पास बैठे बातें बना रहे होगे। अब तो तुम्हारा उसे दोहरा रिश्ता है, बचपन की साथी और मुस्तकबिल की भाभी। सो सबसे पहले हमने तुम्हें वहीं तलाश करने की कोशिश की। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। हर शख्स मुझसे दुश्मनी करने पर तुला हुआ था। बात कहीं की क्यों ना हो रही हो, घूम फिर कर रक्षी तक जरूर पहुंच जाती। ना सिर्फ पहुंच जाती थी, बल्कि इस अंदाज में उसका जिक्र किया जाता था कि मैं तिलमिला उठता। अब्बा जी सलाखों वाले दरवाजे के बाहर बैठे हुए उस नाश्तेदान को दुरुस्त कर रहे थे जिसमें नाश्ता रख कर लाए थे। SHO की गैर मौजूदगी में किसी ने लॉकअप का दरवाजा खोलकर मुझे बाहर जाने या अब्बा जी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। नाश्तेदान के डिब्बे सही तौर पर नहीं जमे थे कि एक शख्स तेज कदमों से चलता हुआ हमारी तरफ आया और सलाखों के बाहर ही उसने रोशनी के झमाके के साथ मेरी तस्वीर उतार ली। जितनी देर में अब्बा जी हैं करते हुए अपनी जगह से उठे, इतनी देर में वो सलाखों के खुले हुए हिस्से में कैमरे का लेंस लगाकर तेज रोशनी के 2 और झमाके कर चुका था। पलटकर वापस जा रहा था कि अब्बा जी ने नेकटाई में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। तुमने मेरे बेटे की तस्वीर क्यों उतारी हैं?
टाई छोड़ो बड़े साहब, उसने अब्बा जी के हाथ को झटकते हुए कहा। वो कैमरे की वजह से पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था। मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा गला घुट जाएगा बड़े साहब, मैं अखबार का फोटोग्राफर हूँ, मुझे मुलजिमों की तस्वीर उतारने का हक हासिल है। अब तो टाई छोड़ दो। तुम अब्बा जी ने उसकी नेकटाई को छोड़ते हुए कहा, तुम मेरे बेटे की तस्वीरें नहीं उतार सकते। गला छोड़ो बुड्ढे, फोटोग्राफर ने कहा। ये बात तुमने पहले बताई होती, मजबूरी है। अब तो मैं तस्वीरें उतार चुका हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी टाई छोड़ दो। तुमने जो तस्वीरें उतारी हैं उन्हें ज़ाया कर दो, दिमाग तो दुरुस्त है। उसने फर्श पर कैमरा रख दिया और अब्बा जी का हाथ मरोड़ने लगा, मगर अब्बा जी भी भला के बने हुए थे। मैं तुम्हारे कैमरे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अब्बा जी ने कहा और फर्श पर रखे हुए कैमरे पर ठोकर मारना चाहिए। उसी लम्हे दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, नेकटाई छूट गई और दोनों में घुंसाबाजी होने लगी। मैंने मुहाफिज कांस्टेबल से चीख कर कहा, तमाशा देख रहे हो, इन्हें लड़ने से क्यों नहीं रोकते? कांस्टेबल सारे दांत बाहर निकाल कर हंसने लगा। अब्बा जी और फोटोग्राफर की जंग अरूज पर पहुंच गई। दोनों फर्श पर गिर गए और एक दूसरे को पकड़े पकड़े कलाबाजियां खाने और मुक्केबाजी करने लगे। मुझसे और कुछ तो नहीं हुआ, सलाखों के पास जाकर जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए बचाओ। मेरी फलक शगाफ चीखों से पूरे थाने में भौंचाल सा आ गया। तकरीबन 1.5 दर्जन वर्दीपोश ना जाने किस किस कोने खुदरे से उधर दौड़े चले आए। उन्होंने अब्बा जी और फोटोग्राफर को अलहदा किया। दो ने फोटोग्राफर के कपड़े झाड़े, एक ने कैमरा उठाकर उसके हवाले किया। ये उखाड़ा नहीं, पुलिस स्टेशन है बड़े मियाँ, एक और कांस्टेबल ने आंखें निकालकर अब्बा जी से कहा। शेराजी साहब का मामला ना होता तो इस वक्त तुम भी अपने बेटे के पास बैठे नजर आते। अब्बा जी ने पुलिस कांस्टेबल को जवाब देने की बजाय फोटोग्राफर से कहा, खुदारा मेरे बच्चे की तस्वीरें ज़ाया कर दो। फोटोग्राफर बोला, कब्र से निकलकर तुम्हारा बाप आ जाए तो वो भी तस्वीरें ज़ाया नहीं करा सकता। आप जाइए शेराजी साहब, एक कांस्टेबल ने फोटोग्राफर के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बड़े मियाँ तो सठिया गए हैं। फोटोग्राफर अकड़ता हुआ अपने स्कूटर तक गया और देखते ही देखते हवा हो गया। कुछ कांस्टेबल वापस चले गए, कुछ वहीं खड़े रहे और हंस हंस कर अब्बा जी और फोटोग्राफर के दरमियान होने वाली धींगा मुश्ती के बारे में तबादला ख्याल करने लगे। अब्बा जी एक बार फिर नाश्तेदान को दुरुस्त करने बैठ गए। उनके माथे पर गहरी खराश आई थी जिससे खून रिस रहा था और दाएं आंख स्याह पड़ चुकी थी। अब्बा जी, मैंने धीमे लहजे में कहा, आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए था। वो तो रोटी ही तस्वीरें उतारने की खाता है। वो नाश्तेदान को दुरुस्त करके खड़े हो गए। उस जालिम ने तुम्हें कत्ल कर दिया है नदीम, उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा। उस जालिम ने तस्वीरें नहीं उतारी हैं, तुम्हारे सीने में जहर से बुझे हुए खंजर उतारे हैं। अब्बा जी ने बिल्कुल सही इरशाद फरमाया था, जिसका अंदाजा कई रोज बाद उस वक्त हुआ जब मुझे वहां से रिहाई मिली। एसएचओ ने कहा था कि तुम्हारे घर वालों ने जरा सी दौड़ धूप की तो तुम्हें कल सुबह तक घर जाने की इजाजत मिल जाएगी। मेरे घर वालों ने थोड़ी सी दौड़ धूप की बजाय बहुत ज्यादा दौड़ धूप कर डाली। सबसे पहले गजल के अब्बू वकील को लेकर थाने पहुंचे। वकील ने एसएचओ को खूब खरी खरी सुनाई। फिर उसी के ऑफिस से कई दूसरे पुलिस अफसरान को फोन करके धमकी दी कि अगर नदीम को शाम से पहले पहले रिहा ना किया तो हमसे बेजा का केस दायर किया जाएगा। दूसरी तरफ रक्षी के अब्बू जुबैरी साहब ने अपने हर उस वाकिफ कार के जरिए, जिसकी किसी भी पुलिस अफसर से थोड़ी सी सलाम दुआ थी, सिफारिशों का तांता बांध दिया। नतीजा इन कोशिशों का ये निकला कि जो लोग मुझे बेजरर और बेकसूर समझ रहे थे वो भी मुश्तबा हो गए कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। एसएचओ मुझसे मुतासिर था और अपने इख्तियारात को बुरुए कार लाकर मुझे जल्द अज जल्द छोड़ देना चाहता था। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके पास मुख्तलिफ अफसरान के फ़ोन आने लगे कि लड़के के साथ किसी किस्म की रियायत न की जाए और उसे कड़ी निगरानी में रखा जाए। इसी असना में वहाँ 2 ऐसी लड़कियाँ आ गईं जो मंगल बाजार में अपने फ़न का मुजाहरा कर रही थीं। एक शॉप लिफ्टिंग में मसरूफ़ थी। उसे पकड़ा गया तो उसके पास से कई दुकानों की उड़ाई हुई कीमती अशिया बरामद हुई। दूसरी मर्दों की जेबें काटती हुई पकड़ी गई। वो बाजार में घूमते हुए लोगों से टकरा जाती थी। जिससे टक्कर होती वो घबराकर पीछे हटता कि कहीं उसे कोई गुंडा या औबाश न समझ ले। घबराहट के आलम में जेब की तरफ ध्यान न जाता। कुछ देर बाद किसी दुकान पर खरीदारी करते हुए जेब में हाथ डालता तो सारी उंगलियां बाहर निकल पड़ती। बड़ी फनकार लड़की थी। उसने अपने बड़े हुए 2 नाखूनों को रेती पर इतनी खूबसूरती से घिसा था कि वो ब्लेड की तरह तेज हो गए थे। उसके गिरबान से 1,500 से ज्यादा के नोट बरामद हुए जो उसने तकरीबन 1 दर्जन अफराद की जेबें काटकर हासिल किए थे। उसका कहना था कि हफ्ते के हफ्ते मंगल बाजारों में गश्त के दौरान वो कम से कम 25 जेबें कुतरती है और 2,000 से 4,000 तक कमा लेती है, जो बीमार माँ के इलाज और खुद उसकी अपनी अयाशी के लिए इतने काफ़ी होते हैं कि बाकी 6 दिनों में किसी भी जेब पर चाहे वो कितनी ही दावतें गुनाह क्यों ना दे बुरी नज़र नहीं डालती।
एसएचओ की मेहरबानी से मुझे लॉकअप के उस हिस्से में रखा गया था जो औरतों के लिए मखसूस था। लड़कियां आई तो मुझे वो हिस्सा खाली करना पड़ा। मर्दों वाले उस हिस्से में गया जहां 2 बदमाशों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार चुका था। वो दोनों तो वहां नहीं थे, जमानत पर रिहा हो चुके थे या जेल जा चुके थे। अलबत्ता उनकी बजाय 5 नए बदमाश मौजूद थे। उनमें एक बूढ़ा था, 25 से लेकर 40 साल तक की उम्रों के थे। चारों उस बूढ़े को बड़े अदब और एहतराम के साथ अब्बा मियाँ कह रहे थे। मुझे अब्बा मियाँ का जुर्म मालूम हुआ तो हैरत नहीं हुई, उससे नफरत भी हो गई। उसने अपनी पड़ोस की एक लड़की पर कामयाब मुजरिमाना हमला किया था। वो रात मुझे मच्छरों और खटमलों से लड़ते हुए हवालात के सर्द, पुख्ता और नंगे फर्श पर उन पांचों के साथ गुजारना पड़ी। दोपहर के वक्त अब्बा जी मेरे लिए जो खाना लेकर आए थे उसमें वो पांचों भी बराबर के शरीक हो गए। मैंने बहुत तेज तेज हाथ चलाए, तब कहीं 1/4 रोटी मेरे हिस्से में आई। उनके खाने का हशर देखने के बाद रात के वक्त घर से जो खाना आया वो इतना था कि 3 बड़े नाश्ता दानों के 12 डिब्बे लबालब भरे हुए थे। अब्बा जी उन्हें तन्हा लेकर नहीं आ सकते थे, भाईजान उनके साथ आए थे। 2 नाश्तेदान भाईजान ने उठा रखे थे, एक नाश्तेदान और एक थैला जिसमें मेरा एक नया जोड़ा, तौलिया, टूथपेस्ट और ब्रश, साबुन और रोजमर्रा के इस्तेमाल की दूसरी चीजें थीं, अब्बा जी ने संभाल रखा था। खाना इतना ज्यादा था कि मुहाफिज कांस्टेबल अब्बा जी और भाईजान को सलाखों वाले दरवाजे के बाहर मुहाफिजत के लिए खड़ा करके ताला खोलकर अंदर आ गया और दरवाजे को अंदर से मुकफ्फल करके हमारे साथ खाने पीने में मसरूफ हो गया। खाना फिर भी बच गया तो बराबर वाले हिस्से में मुकीम दोनों लड़कियों को पेश कर दिया गया। खाने के बाद मैंने भाईजान से पूछा, आज तो आपका पर्चा होने वाला था, कैसा हुआ? इतना अच्छा नहीं हुआ जितनी तवक्को कर रहा था। क्यों? उन्होंने हल्की सी आह भरी। कल की रात क़यामत की रात थी। अम्मा जी धाड़े मार मार कर रो रही थीं। मैं और नवाज और गजल के अब्बू तुम्हें मैदान में, सड़क पर अजीजों और दोस्तों के यहाँ ढूंढते फिर रहे थे। घर में पड़ोस की औरतें भरी थीं। रक्षी मोहल्ले भर की लड़कियों को इकट्ठा करके तुम्हारे कमरे में या सलामू का वजीफा पढ़ रही थी। अब्बा जी से चला ही नहीं जा रहा था, जैसे तैसे रेंगते हुए दरवाजे तक आते थे। गली से गुजरने वालों से पूछते थे, कुछ पता चला? और दोनों हाथों से सीना दबाकर अंदर चले जाते। तुम्हें बताओ इन हालात में पर्चा किस तरह अच्छा हो सकता था। सुबह को इतला मिली कि तुम जिंदा सलामत हो और यहाँ हो, तब कहीं जान में जान आई। फिर भी कमरा इम्तिहान में गनूदगी सी तारी रही। ठीक तौर पर पता ही नहीं चला कि मुम्तहिन साहब ने क्या पूछा है और मैं क्या लिख रहा हूँ। अब्बा जी ने इतनी तफसील से गुज़िश्ता रात की बातें नहीं बताई थी। भाईजान की गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि कमोबेश वैसी भयानक रात उन्हें गुजारना पड़ी थी जैसी वो रात थी जब अब्बा जी राना की दस्त बुरीदा लाश को मैदान से अपने हाथों में उठाकर लाए। अगला पर्चा कब है? अब अगले और पिछले में क्या रखा है? भाईजान ने कहा। साल भर शबो रोज जो मेहनत की थी वो तो जाया हो गई, वैसे अगला पर्चा इतवार के दिन होगा। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाया। लड़कियों को मंगल बाजार से पकड़ा गया था, इसलिए वो मंगल का दिन था। बुध, जुमेरात, जुमा, शनीचर, गोया इतवार आने में 4 दिन थे। भाईजान, मैंने कहा, सारा किया धरा मेरा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर मुआफी मांगता हूँ। ना मैं फूल से मिलने जाता, ना इस मुसीबत में फंसता। फूल? उन्होंने इस्तफामिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने दांत भींच कर कहा, राना की कातिल तुम? भाईजान की आंखें फैल गईं। तुम मुझसे राना का बदला लेने गए थे? जी जनाब, मैंने फखर से सीना फुलाकर जवाब दिया। मेरा ख्याल था कि वो मेरे जज्बे की कदर करेंगे। यूं भी उन्हें या किसी और को ये नहीं बता सकता था कि मैं फूल को उस खूबसूरत जिस्म की पेशकश करने गया था जो 100% बालाई का बना हुआ था। ना जाने क्या बात थी, मैं अपने नजदीक जो भी अच्छी बात सोचता था उसका उल्टा नतीजा निकलता। भाईजान मेरे मुंह से फखरी अंदाज में अदा होने वाले जी जनाब को सुनकर घबरा गए। इशारे से उन्होंने मुझे सलाखों से कान लगाने के लिए कहा। फिर सरगोशी करते हुए बोले, अभी तक हर शख्स यही समझ रहा है कि तुम बेकसूर और बेगुनाह हो। किसी को असल बात मत बताना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने वकील से भी यही कहते रहना कि तुमने किसी को कत्ल नहीं किया है। आप समझ रहे हैं फूल किसी आदमी का नाम है और उसे कत्ल करके मैंने राना की मौत का इंतकाम ले लिया है। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। फूल एक लड़की का नाम है और कत्ल वो नहीं हुई है, बल्कि उसके नाम नेहादी शौहर को कत्ल किया गया है। कत्ल के मामलात में अक्सर ऐसा हो जाता है, वो बोले, जिसे कत्ल होना चाहिए वो बच जाता है, बीच बचाव कराने वाला दरमियान में आकर मारा जाता है। नहीं भाईजान नहीं, मैं सही तौर पर तरदीद नहीं कर सका। उसी वक्त अब्बा जी आ गए। वो एसएचओ के पास गए हुए थे और उससे गुफ्तगू करके खुश खुश वापिस आ रहे थे। बहुत नेक और शरीफ इंसान है, उन्होंने सलाखों वाले दरवाजे के पास आकर बताया। पुलिस के महकमे में इतने अच्छे लोग खाल ही खाल होंगे। उसने मुझे यकीन दिलाया है कि कल 9-10 बजे सुबह के दौरान तुम्हें लाजमी तौर पर छोड़ दिया जाएगा। कह रहा था कि ना छोड़ूं तो मेरी मूंछें मंडवा देना। वो जोर से हंसे।
मैंने अपनी सारी जिंदगी में इतना मुखलिस इंसान आज तक नहीं देखा। मैंने महसूस किया जैसे अब्बा जी के साथ मुतअद्दिद साए हंस रहे हों। हवालात में खटमलों और मच्छरों की मुसीबत से बड़ी मुसीबत वो बूढ़ा शख्स था जिसे अब्बा मियाँ कहकर मुखातिब किया जाता। सोता था तो इतने जोरदार खराटे लेता कि बाहर ऊँगता हुआ मुहाफिज हड़बड़ाकर उठ बैठता। जागता था तो अपने साथ सबको जगाता और कोई ना कोई गंदी और घिनौनी कहानी जरूर सुनाता। या तो वो शब बेदार था या खुद उसके अपने खराटों से उसकी आंख खुल जाती थी। सुबह होते होते वो 7 बार जागा और 7 बार उसने झिंझोड़ कर हम सबको जगाया और हर मर्तबा एक नई और पिछली कहानी से ज्यादा फाहिश और गंदी कहानी सुनाई। हिसाब लगाया जाए तो 9 घंटे की रात में मुझे बामुश्किल 1 घंटा सोने को मिला। मैं उसे देखते ही उससे नफरत करने लगा। वो नफरत लम्हा ब लम्हा बढ़ती ही चली गई। अपनी बेहुदा कहानियों में उसने औरत को जिस रूप में पेश किया था वो मेरे लिए नया ही नहीं, अजियतनाक भी था। अब्बा जी, भाईजान और नवाज फजर के फौरन बाद ही नाश्तेदानों में मेरे और दीगर हवालातियों के लिए नाश्ता लेकर पहुंच गए। अब्बा जी खुश और मुतमईन थे। उन्होंने कहा, खूब अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर नया लिबास पहन लेना, बाल भी काट लेना और यहाँ से छुटते ही घर मत चले आना। गजल के घर फोन कर देना ताकि पड़ोस के सारे लोग तुम्हें लेने आ सकें। तुम्हें जुलूस की सूरत में हार पहनाकर घर ले जाया जाएगा। तुम्हारी अम्मा जी ने रात ही से मजे मजे के पकवान तैयार करना शुरू कर दिए हैं। घर में ईद से पहले ही ईद आई हुई है। भाईजान ने दबे अल्फाज में वही मशवरा दिया जो गुज़िश्ता रात दे चुके थे। जुबान बंद रखना, गैर जरूरी गुफ्तगू से परहेज करना। अब शायद वकील की जरूरत पेश नहीं आएगी। ताहम गजल के अबू किसी वकील को ले आए तब भी अपने उस बयान पर अड़े रहना कि तुम्हें ख्वामखा कत्ल के केस में मुलव्विस किया जा रहा है। नवाज भाई और अब्बा जी के साथ पहली बार थाने में आया था, इसलिए उसका ध्यान मुझ पर इतना नहीं था जितना थाने के दफातर और दरो दीवार पर था। एक नन्हे से बच्चे की तरह गिरदो पेश से बेखबर चारों तरफ टुकर टुकर देखे जा रहा था। अब्बा जी ने हमारे मुहाफिज कांस्टेबल से पूछा, SHO साहब तो अभी नहीं आए होंगे? कांस्टेबल ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, जरूरी काम हो तो मुंह अंधेरे ही आ जाते हैं, वरना आम तौर पर 7:45 बजे या 8 बजे तक पहुंच जाते हैं। आज तक कभी 8 के 8:15 नहीं हुए। अच्छे अफसरान इसी तरह पाबंदी औकात करते हैं। अब्बा जी ने जेब से एक कागज निकाला, नवाज से कलम लेकर उस पर कुछ लिखा और उस कागज को कांस्टेबल की तरफ बढ़ाते हुए बोले, मेरे सलाम के बाद ये फोन नंबर उन्हें दे देना कि नदीम को बाहर बाद में निकालें। पहले इस नंबर पर नदीम के छोड़े जाने की इत्तला दें। फिर 1 मिनट तक भाईजान से खुसर फुसर करने के बाद उन्होंने 10 रुपए का नोट निकालकर कांस्टेबल के हाथ पर रख दिया। ये तुम्हारा इनाम है, तुमने नदीम की बहुत खबरगिरी की है, इसकी क्या जरूरत थी? कांस्टेबल ने जेब में नोट रखते हुए कहा, मुलजिमों की खबरगिरी करना तो हमारा फर्ज है जी। खबरगिरी तो उसने क्या की थी? अपनी ड्यूटी के दौरान सारा वक्त डांटता डपटता ही रहा और SHO की वाज़ेह हदायत के बावजूद उसने मेरा कोई काम नहीं किया। भाईजान की बजाय अगर अब्बा जी मुझसे खुसर फुसर करते तो मैं उन्हें इनाम देने से साफ मना कर देता। SHO जो वक्त का इतना पाबंद था कि कभी 8 के 8:15 नहीं करता था, उस रोज 9 बजे के बाद दफ्तर पहुंचा। उसने दफ्तर पहुंचते ही मुझे तलब किया। मैंने अब्बा जी के जाते ही घर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी और 8 बजने से बहुत पहले बन संवर कर बैठ गया। मेरे हवालाती साथी जो रात भर मनहूस अब्बा मियाँ की कहानियां सुनकर मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालते रहे थे, मेरे साथ अब्बा जी की लाई हुई खाने पीने की चीजें खा पी कर बेखबर सो चुके थे। उनका अब्बा मियाँ भी पांव फैलाए सो रहा था और हैरत की बात यह थी कि खराटे भी नहीं ले रहा था। मैं हंसता मुस्कुराता हुआ SHO के ऑफिस में दाखिल हुआ। जो कांस्टेबल मुझे वहां लेकर गया था वो ऑफिस के दरवाजे पर ही रुक गया। नदीम मियाँ, SHO ने कहा। 1 मिनट। मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने के लिए कहा, बातें बाद में होंगी, पहले फोन कर दीजिए कि मेरी रिहाई अमल में आ चुकी है, मैं नंबर डायल किए देता हूँ। उसने फोन पर अपना हाथ रख दिया। बैठ जाओ। मैं बैठ गया और मुस्कुराती हुई नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। गालिबन वो घर फोन करके उन लोगों को इतला दे चुका था। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है नदीम मियाँ, वो बोला। दरअसल गलती तुम्हारे वकील की है। उसने हमारे एक अफसर को धमकी दी है कि तुम्हें फौरी तौर पर नहीं छोड़ा गया तो वो हब से भेजा का मुकदमा दायर कर देगा। मैंने कहा, दरअसल उसे इस बात का कोई इल्म नहीं होगा कि मुझे रिहा किया जा रहा है। कुछ भी हो, उसने बना बनाया सारा काम बिगाड़ दिया है। अफसर को फोन आया है कि फौरी तौर पर तुम्हें अदालत में पेश करके 1 हफ्ते के लिए रिमांड ले लिया जाए। रिमांड ये क्या होता है? हवालात में रखने का एक किस्म का कानूनी इजाजतनामा। मेरी आंखों के गिर्द तारीकी छाने लगी, सर चकरा उठा। अम्मा जी का चेहरा नजरों के सामने घूम गया। वो पकवान पका रही थी और मकान को आरास्ता पे रास्ता कर रही थी और हंसने की बात हो या ना हो, हर बात पर हंसे जा रही थी।
घर के अंदर और बाहर औरतों मर्दों बच्चों बच्चियों का सैलाब छाया हुआ था। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई हंस रहा था, कोई कहके लगा रहा था। सबको उस बारात की आमद का इंतजार था, जो बारात नहीं थी लेकिन बारात से कम भी नहीं थी। उन्होंने अदालत से मुझे हवालात में रखने का कानूनी इजाजतनामा हासिल कर लिया और इसी पर बस नहीं की बल्कि किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उस SHO की सरपरस्ती खत्म हो गई जो मेरी जुबान से अपनी बेटी सादिया के गिरने और टांग तोड़ बैठने की खबर सुनकर मेरी करामत का इस हद तक कायल हो गया था कि मुझे देखकर उसकी रूह फना होने लगती। नदीम मियां कहते मुंह सूखता था। उसका बस चलता तो वो अपनी जगह मुझे बिठाता और खुद मेरी जगह जा बैठता। बार बार पूछे जाने वाले सवालात नए सिरे से नए नए लोगों के जरिए कई बार फिर पूछे गए। बयानात रिकॉर्ड किए गए। रिकॉर्ड शुदा बयानात का पिछले बयानात से मुआवजा किया गया। अश्कालात की तशरीह कराई गई। शुबहात को दूर कराने के लिए कहा गया। वो बातें जो हुसन आरा से यानी फूल से यानी नागफनी से भी दरियाफ्त तलब थी, मुझसे दरियाफ्त की गई। मेरे बारे में उनका ख्याल था कि मैं बच्चा हूँ और जुम्मन की अम्मा फूल और खुद वारिस ने मुझे रूहों का फरेब देकर गुमराह किया है। हो सकता है कि इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने ढब पर लाने की तरबियत दे रहे हों, लेकिन इससे पहले कि तरबियत मुकम्मल होती मुझे पकड़ लिया गया। उन्होंने मुझे बेशुमार नसीहतें की, इधर उधर घूमने फिरने से मना किया, अजनबियों से दूर रहने का मशवरा दिया। ये भी कहा कि अगर आइंदा कभी कोई शख्स तुम्हारे सामने रूहों का खास तौर पर नागफनी का जिक्र करे तो उसके रुतबे या ओहदे या चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना, फौरी तौर पर हमें इतला देना। फिर इस नसीहत के साथ कि तुम्हें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तालीम पर सर्फ करना चाहिए। इतवार के दिन 10 बजे सुबह को अचानक छोड़ दिया गया। ना सिर्फ छोड़ दिया गया बल्कि पुलिस की गाड़ी में बिठाकर घर पहुंचा दिया गया। घर पर सिर्फ अम्मा जी थी। भाईजान अपना अगला पर्चा करने इम्तिहान गाह में गए हुए थे। अब्बा जी दुकान पर थे। मैं घर में दाखिल हुआ तो अम्मा जी बुझी बुझी सी बैठी थी। मुझे अपने सामने देखकर चंद लम्हों के लिए गूंग सी होकर रह गईं। फिर तेजी से उठकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और नन्ही सी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। नजर न आने वाले साए मुस्तकिल मेरे साथ लगे हुए थे। उन्होंने एक दिन के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे दुख से उन्हें दुख होता था, मेरी खुशी से उनमें भी खुशी की रूह दौड़ जाती। एक साए ने SHO की लड़की के छत से गिरने और टांग तोड़ने की खबर सुनाकर SHO से ज्यादा मुझे हैरतज़दा कर दिया था। वो आवाज़ ना मैंने पहले कभी सुनी थी, ना दोबारा फिर कभी सुनने को मिली। बस ऐसा मालूम हुआ था जैसे मेरे गिरदोपेश होने वाली सरसराहटों को जुबान मिल गई हो। अगले रोज स्कूल पहुंचा। प्रिंसिपल ने मुझे असेंबली में क्लास के सामने खड़ा हुआ देखा तो चपड़ासी के जरिए अपने ऑफिस में बुला भेजा। नदीम, उन्होंने कहा, 7वीं जमात तक तुम्हारा स्कूल के बेहतरीन तलबा में शुमार किया जाता था। 8वीं जमात में पहुंचकर तुमने पर पुर्जे निकालना शुरू किए। पढ़ाई की तरफ से जी उचाट हो गया। हमें तुम्हें प्रमोशन देकर 9वीं जमात में चढ़ाना पड़ा। आधा साल खत्म होने को आ रहा है लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस 0 है। शायद हम कड़वा घोंट समझकर इसे निगल लेते और तवक्को करते कि एक बार फिर तुम पहले ही जैसे ज़हीन तालिब-इल्म बन जाओगे, लेकिन हमारे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त ही नहीं, बाइसे बदनामी भी है कि किसी पुलिस अफसर के कातिल की हैसियत से हमारे तालिब-इल्मों के फ़ोटो अखबारात में शाया हों। मैंने अदब के साथ कहा, फोटोग्राफर को गलत फहमी हुई थी मैडम। क्या ये भी गलत फहमी है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया था? पुलिस को भी गलत फहमी हो गई थी मैडम, आप फ़ोन करके मालूम कर लें। उन्होंने कोई इल्ज़ाम आयद किए बगैर मुझे छोड़ दिया है। तुमने किसी को गलत फहमी का मौका ही क्यों दिया? बहुत सी बातें गैर इख्तियारी होती हैं मैडम। तलबा का ये तर्ज गुफ्तगू मुझे सख्त नापसंद है। वो बोली, हमने बहरहाल तुम्हारा नाम काट दिया है और तुम्हारे साथ इतनी रियायत की है कि टीसी में तुम्हारे जुर्म का जिक्र नहीं किया। मगर मैडम मैंने तो कोई जुर्म ही नहीं किया। उन्होंने घंटी बजाकर चपड़ासी के जरिए क्लर्क को बुलाया। जो मवेशी खेतों के बाहर चरते हैं, एक न एक रोज वो खेतों में भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा, तुमने जुर्म नहीं किया, जुर्म करते तो यहाँ ना खड़े होते। लेकिन ये क्या कम है कि जिस जगह जुर्म हुआ तुम्हें उसके आसपास पाया गया। क्लर्क आ गया तो उन्होंने पूछा, नदीम का टीसी तैयार है? परसों ही तैयार कर लिया था मैडम। उसने उनके सामने टीसी बुक रखते हुए कहा। प्रिंसिपल ने टीसी पर दस्तखत किए, टीसी निकाला और मेरे सामने बढ़ा दिया। मैडम, मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा, मुआफ कर दीजिए मैडम, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आउट। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं मर जाऊंगा मैडम। उन्होंने घंटी बजाकर चपड़ासी को तलब किया, इसे बाहर ले जाओ। मैंने टीसी लिया, दफ्तर पर हसरत भरी नजर डाली और चपड़ासी को अपनी जानिब बढ़ने का मौका दिए बगैर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। अब्बा जी ने जब थाने में मेरा फोटो उतारा गया था मुझसे कहा था कि फोटोग्राफर ने तुम्हें कत्ल कर दिया है। उस वक्त उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब पता चला कि उन्होंने कितनी सच्ची बात कही थी। मैं अपने किसी वाकिफकार को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था।
असम्बली खत्म हो चुकी थी। तलबा और तालिबात अपनी अपनी क्लासों में जा चुके थे। मैं स्कूल के सेन में खड़ा इमारत को देख रहा था जिसके दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे कि जीने की जानिब से दीनियात की मिस आती हुई नजर आई। मैं उन्हें देखते ही भाग जाना चाहता था, मगर उसी लम्हे उन्होंने मुझे आवाज दी, नदीम। वो छोटे कद की खातून थीं। दुपट्टा इस तरह ओढ़ती थीं कि सर का एक बाल भी नजर नहीं आता था। बाकी जिस्म भी दुपट्टे में अच्छी तरह लिपटा रहता। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। वो एक बार भी मेकअप करके स्कूल नहीं आई थी, लेकिन उनके सामने सारी खवातीन टीचर्स के जो मेकअप में आती थी चेहरे मांद थे। क्लास से बाहर क्यों घूम रहे हो? उन्होंने पूछा। मैंने ग्लूगीर आवाज में कहा, मुझे टीसी दे दिया गया है मिस। ओह, उन्होंने कहा, यही होना था। अखबार में तुम्हारा फोटो छपा तो पूरे स्टाफ में जलजला सा आ गया। सभी ने इस फोटो को देखा था और सभी ने मैडम को मशवरा दिया कि तुम्हारा नाम काट दिया जाए। आपने भी मिस। नकार खाने में तोती की सदा कौन सुनता है, वो बोली। मैंने कहा था कि जब तक खबर की तस्दीक ना हो जाए उस वक्त तक कोई इंतहाई कदम ना उठाया जाए, लेकिन स्टाफ तो तुमसे पहले ही नाला था। हर टीचर को तुमसे शिकायत थी कि कई कई दिन वजह बताए बगैर स्कूल से गायब रहते हो, होमवर्क करके नहीं लाते, क्लास में सबक की तरफ ध्यान नहीं रहता। जिस्म क्लास में होता है, दिल और दिमाग कहीं और। क्या बात है नदीम, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। यहाँ खड़े खड़े आपको क्या बताऊं। चलो टीचर्स रूम में चलकर बैठते हैं। मेरा पहला घंटा खाली है। मैडम तो नाराज नहीं होंगी? नहीं, मैडम जानती हैं कि मैं अपने नफ्स के लिए कोई काम नहीं करती। ना जाने इस जुमले से उनकी क्या मुराद थी। मैं उनके पीछे पीछे टीचर्स रूम की तरफ चल दिया। मेरे पास सिर्फ 40 मिनट हैं, उन्होंने कहा। उसके बाद घंटा लग जाएगा और मैं पीरियड लेने क्लास में चली जाऊंगी। इसलिए कम से कम अल्फाज में मुझे अपनी परेशानी बताओ। आप यकीन नहीं करेंगी। सच बोलोगे तो क्यों यकीन नहीं करूंगी, वो बोली। सच में इतनी कुव्वत होती है कि वो अपने आप को मनवा लेता है। झूठ के पैर नहीं होते। मैंने उन्हें हर बात बता दी। हद ये कि रक्षी से मोहब्बत वाली बात भी जो नहीं कहना चाहिए थी इंतहाई साफ गोई से कह डाली। वो ऐसी खातून थी जिनसे गुफ्तगू करते वक्त मालूम ही नहीं होता था कि हम किसी गैर से मुखातिब हैं। उन्होंने टीचर्स रूम के क्लॉक की तरफ देखा। मैं तकरीबन आधे घंटे तक रुके बगैर बेतकान बोलता रहा। दरमियान में उन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं काटी। उन्हें मेरे मुंह से अदा होने वाले एक एक लफ्ज और एक एक हरफ पर एतबार आ गया। नदीम। मैं खामोश हो गया तो उन्होंने कहना शुरू किया, तुमने जो कुछ बताया है वो अगरचे मेरे कानों के लिए बिल्कुल नया है। खास तौर पर एक शैतानी रूह का एक जिस्म से दूसरे और दूसरे से तीसरे जिस्म में मुंतकिल होने का सिलसिला तो इंतहाई ताज्जुब खेज है। फिर भी ये नहीं कहूंगी कि तुमने गलत बयानी से काम लिया है। अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है और ऐसे ऐसे अजायबात से भरी पड़ी है जिन तक साइंसदानों की नजरें तक नहीं पहुंच सकी हैं। खला में और चांद पर सुनाई देने वाली पुरस्रार आवाज़ों के बारे में खलाबाजों के बयानात कोई ढकी छुपी बात नहीं। हक ताला ने अबलीस मालून को भी बहुत ज़्यादा ताकत अता की है और उसकी ज़ुर्रियत हमा वक्त हमें भटकाने और वरगलाने और राह से बेराह करने में लगी हुई है, लेकिन नेक बंदों के सामने उसकी एक नहीं चलती। सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। 8वीं जमात में मैंने तुम्हें मार्का बद्र हनैन के बारे में बताया था कि मुट्ठी भर मुसलमानों के मुकाबले में कुफ्फार और मुशरिकीन ही बड़ी तादाद में नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ बेशुमार पुरस्रार बातिल कुव्वतें भी थीं। लेकिन क्या हुआ? हक साबित कदम रहा तो फरिश्तों को भेजकर उसकी मदद फरमाई गई। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला को तुमसे कोई अहम काम लेना मकसूद है। शायद इसीलिए बातिल अपने तमाम तर शर के साथ उस औरत की रूह की सूरत में जिसे तुम नागफनी कहते हो मुजस्सम होकर तुम्हारे सामने आया है। मैं जिंदा रही और तुम हक पर जमे रहे तो इंशाल्लाह तुम्हें बातिल का कला कमा करते हुए जरूर देखूंगी। वो खामोश हो गई तो मैंने कहा, शुक्रिया मिस, आपने बड़ी बेशकीमत बातें बताई हैं, मगर मैं कमजोर हूँ और नागफनी जैसी कुव्वत और सलाहियत का मालिक नहीं। उसका किस तरह मुकाबला कर सकूंगा? हक कभी कमजोर नहीं होता, उन्होंने फरमाया। बातिल के पास मादी और गैर मादी सभी कुव्वतें मुजतमा होती हैं, लेकिन जब भी हक के मुकाबिल आता है उसकी वही कुव्वतें जिन पर वो अकड़ता है और इतराता है कच्चे धागे से भी ज्यादा कमजोर साबित होती हैं। किसी ऐसे रहनुमा को ढूंढो जो इन्हीं राहों से गुजरा हो जिनसे तुम गुजर रहे हो। नशेब व फराज से वाकिफ होने के बायस वो तुम्हारा हाथ पकड़कर रास्ता पार करा देगा। कहाँ मिलेगा ऐसा रहनुमा? जो ढूंढता है वो दरवाजे तक पहुंच जाता है और जो दरवाजे पर दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। उन्होंने बड़ा मायने खेज जुमला अदा किया और जाने के लिए खड़ी हो गईं, क्योंकि घंटा लग गया था। फिर जाते जाते रुक गईं। बोली, रही रक्षी वाली बात, मुझे अफसोस है कि मैं इस नाजुक मसले पर तुमसे खुलकर गुफ्तगू नहीं कर सकूंगी। सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि 12 साल की लड़की जो कुछ जानती है उसे 20 साल का लड़का नहीं जानता। तुम समझते हो मोहब्बत की जाती है, लेकिन रक्षी मोहब्बत की रूह से वाकिफ है। उसे मालूम है कि मोहब्बत क्यों की जाती है। मैंने कहा, मैं समझा नहीं मिस।
अभी नहीं समझ सकोगे, कुछ और बड़े हो जाओगे तो किसी के समझाए बगैर ही समझ जाओगे, उन्होंने कहा और टीचर्स रूम से बाहर निकल गईं। इसमें कोई शक नहीं कि दीनियात की मिस की बातें बड़ी बेशकीमत और सबक आमोज थीं, लेकिन मेरे दर्द का मदावा नहीं थी। मेरे लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। मैंने रक्षी को टूटकर चाहा, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं की। उसके नज़दीक मेरी हैसियत एक नन्हे से बच्चे जैसी थी। दीनियात की मिस ने मेरे जज्बे की कदर करने की बजाय औरत होने के नाते रक्षी की तायद की। उनकी तायद करने से मेरे अज़्म और इरादे में कोई कमी नहीं आई, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो मेरा इरादा और भी ज्यादा पुख्ता हो गया। मैं किसी भी कीमत पर रक्षी को खोना नहीं चाहता था। मुझे ये भी मालूम था कि नागफनी जो इस वक्त फूल के जिस्म में थी, उस जिस्म से निकलने और नए जिस्म में जाने के लिए बेचैन हो रही होगी, क्योंकि पुलिस को वारिस के कत्ल के सिलसिले में फूल की तलाश थी। वो तारीकियों से निकलकर रोशनी में ऐश और तफरी करने के लिए आई थी। कैदोबंद की मुसीबतें झेलने के लिए उसने अपनी तारीख दुनिया को नहीं छोड़ा था। मेरा दूसरा गम स्कूल से नाम खारिज हो जाने का था। इस गम की अहमियत इसलिए दो चंद हो गई कि अब्बा जी और अम्मा जी को नाम कटने का इल्म होता तो कमो बेश उतने ही बड़े सदमे से दो चार होना पड़ता जो राना की मौत के बाद उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा। उन दोनों की दिली आरजू थी कि हम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा देखते। प्रिंसिपल साहिबा ने अपनी दानिस्त में मुझ पर बड़ा रहम किया था कि टीसी के चाल चलन और तालीमी तरक्की के खानों में मेरे किसी ऐब का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो ये भूल गई थी कि ऐन तालीमी साल के दरमियान जब सालाना इम्तिहान में चंद महीने ही बाकी रह गए थे, मुझे किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिल सकेगा। दर हकीकत उस वक्त मेरी हालत एक ऐसे चोट खाए हुए परिंदे जैसी थी जिसे एक शाख भी ऐसी नजर नहीं आ रही थी जिस पर वो बसेरा कर सके। मैं वालिदैन के रूबरू जाने के काबिल नहीं रहा। घर से भाग जाना चाहता था, लेकिन जाता तो कहाँ जाता, किसके पास जाता। इतनी बड़ी दुनिया थी, लेकिन कोई भी तो ऐसा नहीं था जो मुझे थोड़ा सा सहारा दे सकता। राना स्कूल से निकलकर घर जाने की बजाय मैंने कब्रिस्तान का रुख किया और राना की कब्र के पास बैठकर उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम ही बताओ राना, मैं क्या करूं? तुम्हारी रक्षी बाजी को मुझसे छीन लिया गया और प्रिंसिपल साहिबा ने स्कूल से मेरा नाम काट दिया और मैं कल ही पुलिस वालों के मुजालिम बर्दाश्त करके घर वापस पहुंचा हूं। मैं थक गया हूं राना, मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा है। देर तक बैठा रहा, बैठे बैठे थक गया तो लेट गया। एक हाथ राना की कब्र पर रख लिया, आंखें बंद कर ली। गनूदगी सी तारी हो गई। इसी आलम में ऐसा महसूस हुआ जैसे राना मेरे बालों में हाथ फेर रही हो और माथे पर गिरी हुई लट को दुरुस्त कर रही हो। मैं जाग चुका था, लेकिन आंखें खोलते हुए डर रहा था। खौफ था कि आंखें खोलते ही जन्नत से निकलकर कहीं उसी दोजख में ना पहुंच जाऊं जहां दर्द गम के सिवा कुछ भी नहीं। फिर यूं लगा जैसे राना की उंगलियां पत्थर की तरह सख्त और खुरदरी हो गई हों और बालों से अटकर मेरे चेहरे और गर्दन में चुभी जा रही हों। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। नजरों के सामने राना की कब्र पर पांव रखे एक नकटा शख्स खड़ा था। उसकी आंखें छोटी और गोल थीं, दाएं हाथ गायब था, बाएं हाथ में छड़ी थी और उस छड़ी को वो मेरी गर्दन और मेरे चेहरे पर चबो रहा था। कौन हो तुम? मैं उसकी छड़ी को हटाता हुआ उठकर बैठ गया। तुम बताओ, तुम कौन हो? उसकी आवाज इस तरह निकली जैसे वो नाक में बोल रहा हो। और यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? मैं नदीम हूँ और ये कब्र जिस पर तुम खड़े हो मेरी बहन राना की है। इस पर से हट जाओ, मेरी बहन को तकलीफ हो रही होगी। वो जल्दी से एक तरफ हो गया। मुआफ करना, मुझे मालूम नहीं था कि ये तुम्हारी बहन की कब्र है। कब्र किसी की भी हो, उस पर पाँव नहीं रखना चाहिए। हाँ, उसने हंसते हुए कहा, हम इंसानों का तो एहतराम नहीं करते, लेकिन उनकी कब्रों का एहतराम जरूर करते हैं। इसी तरह हंसता हुआ वो मेरे पास आ बैठा। अगर मैं सिगरेट पीऊं तो तुम्हारी बहन को कोई एतराज तो नहीं होगा? कब्रिस्तान में खुशबुएं सुलगाई जाती हैं, सिगरेट नोशी दुरुस्त नहीं है। मगर मैं तो अक्सर लोगों को यहाँ सिगरेट पीते हुए देखता हूँ। उनके सिगरेट पीने के फेल से एक बुरी बात अच्छी तो नहीं हो जाएगी। वो अपने वाहिद हाथ से सिगरेट का पैकेट निकाल चुका था। दोबारा उसे जेब में वापस रखता हुआ बोला, मेरे ख्याल में तुम ठीक कहते हो। कब्रों पर खड़ा होना भी दुरुस्त नहीं है और कब्रिस्तान में सिगरेट पीना भी अच्छी बात नहीं। ऐसा मालूम होता है जैसे तुम यहाँ आते जाते रहते हो। दिल घबराता है या कोई परेशानी होती है तो यहाँ चला आता हूँ। डर नहीं लगता? मैं हंसने लगा। भला बहन से भी कोई डरता है? मैं बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, उन मुर्दों के बारे में पूछ रहा हूँ जो यहाँ की कब्रों में लेटे हुए हैं। क्या वाकई तुम्हें मुर्दों से डर नहीं लगता? नहीं, मुर्दों से क्या डरना, भूतों और चुड़ैलों से डरते हो। बचपन में डरता था, अब तो उनसे भी खौफ नहीं आता। तुमने किसी ऐसी कब्र में झांक कर देखा है जो आंधी बारिश से या सही देखभाल ना होने की वजह से खुल गई हो? कई बार आते जाते देखा है। कुछ नजर आया? टूटी फूटी इधर उधर बिखरी हुई हड्डियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। किसी कब्र में तुम्हें पूरा इंसानी ढांचा पड़ा हुआ दिखाई दे तो उसे भी देख लूंगा, मैंने कहा, बगैर किसी खौफो खतर के। अगर कोई तुमसे कहे इस कब्र में उतर जाओ तो उतर जाओगे? नहीं, ये काम मुश्किल था।
मैं इतना बहादुर नहीं था, लेकिन उस अजनबी पर अपने बुज़दिली का भी इजहार नहीं करना चाहता था। उतर जाऊंगा लेकिन उतरूंगा नहीं। इसका तो साफ मतलब ये हुआ कि तुम डरपोक हो, डरते हो कि मुर्दा तुम्हें पकड़ लेगा। बेजान मुर्दा कैसे पकड़ सकता है, मैंने जवाब दिया। वो चंद लम्हों के लिए इस तरह खामोश हो गया जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। पूछा तो था लेकिन तुमने बताया ही नहीं। चलो अब बताए देता हूँ, मैं आमिल हूँ। मेरे एक दोस्त का नाम भी आमिल है, पैराडाइज स्कूल में पढ़ता है। मैं नाम वाला आमिल नहीं हूँ, काम वाला आमिल हूँ। वो क्या होता है? जो काम वाला आमिल होता है वो अमल पड़ता है, रूहों को काबू में करता है। रूहों से कहता है रुपया ला कर दो, वो रुपया दे देती हैं। कहता है फुला मियाँ बीवी में झगड़ा करा दो, वो झगड़ा करा देती हैं। कहता है ये काम कर दो, वो काम कर दो, और रूहें सारे काम कर देती हैं। पहली बार इस नुक्ते में दिलचस्पी पैदा हुई। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे फूल से मिलवा दो तो तुम मिलवा दोगे? फूल कौन है? एक लड़की है, झोंपड़ियों में रहती थी, अब गायब हो गई। मुझे और पुलिस दोनों को उसकी तलाश है। मैं तुम्हें उसे मिलवा सकता हूँ, उसने यकीन दिलाया। अगर जिंदा है तो दुनिया के जिस हिस्से में भी होगी तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरा नाम काट दिया है, क्या तुम उन्हें इतना मेहरबान कर दोगे कि वो दोबारा मेरा नाम लिख लें? ये कौन सी बड़ी बात है? तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए इम्तिहान के पर्चे भी मंगवा दूंगा। सुबह को जिस मजमून का इम्तिहान होगा उसका पर्चा एक रोज पहले रात को तुम्हें मिल जाया करेगा। मुझे यकीन नहीं आता, मैंने कहा। मुझ पर यकलख्त बेतबारी सी तारी हो गई। उसने वहीं पड़ा हुआ मिट्टी का एक ढेला उठा लिया और मेरी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, मेरे ख्याल में तुम्हें भूख लग रही है, लो ये गुलाब जामुन खा लो। मैंने हंसते हुए उसके हाथ से ढेला ले लिया। ये गुलाब जामुन है? ऐसी गुलाब जामुन तुम्ही को मुबारक हो। मगर दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मिट्टी का ढेला देखते ही देखते ताज़ा गुलाब जामुन में तब्दील हो गया। मैंने उस गुलाब जामुन को खाया नहीं, उंगली में जरा सा शीरा लगाकर चखा और गुलाब जामुन को राना की कब्र के पहलू में रख दिया। यकीन आया या नहीं? उसने नाक में पूछा। इतने वाज़े सबूत के बाद यकीन न आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जिस वक्त उसने मिट्टी का ढेला मेरे हाथ में दिया उस वक्त तक ढेला ही रहा, जब तक मैंने उसे बगौर नहीं देख लिया और मेरे ही हाथों में वो गुलाब जामुन की शक्ल इख्तियार कर गया। वो मेरी तरफ ढेला बढ़ाता और मेरे हाथ में ढेले की जगह गुलाब जामुन आती तो कहा जा सकता था कि उसने हाथ का कोई करतब दिखाया होगा। मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मगमूम लहजे में कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम पैसे कौड़ी के बगैर बिल्कुल मुफ्त मेरा काम कर दोगे? यकीनन कर दूंगा, वो बोला, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो मुझे कब्रिस्तान के दरमियानी हिस्से में ले गया। मुतअद्दिद कब्रों के बीच में एक ऐसी कब्र थी जिसे या तो बाकायदा खोला गया था या गोरकनों की तवज्जो ना देने के बायस वो खुद ही आधी से ज्यादा खुल गई। कब्र की तह में कफन में लिपटी हुई लाश पड़ी थी। डर तो नहीं लग रहा है? उसने पूछा। नहीं, मैंने झूठ बोला। दर हकीकत मुझे डर लग रहा था। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी यकता तन्हा लाश को कब्र में पड़ा देखा था। कब्र में उतर सकते हो? उसने पूछा। उतर सकता हूँ, मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, मगर उतरूंगा नहीं। मत भूलो कि मैं उस लड़की से मिलवा सकता हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है, और तुम्हारी उस प्रिंसिपल को तुम पर मेहरबान करा सकता हूँ जिसने तुम्हारा नाम काट दिया है। मगर मैं भी ये दोनों काम नहीं करूंगा। 2 नहीं 3 काम हैं। तुम्हें इम्तिहान के पर्चे भी आउट कराना होंगे। 3 नहीं 4 काम हैं। उसने प्यार से मेरे सर पर चपत लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें अमीर भी बना दूंगा। रोजाना सुबह को जब तुम सोकर उठोगे तुम्हें अपने तकिए के नीचे से 500 रुपयों का एक बिल्कुल नया करारा सा नोट मिला करेगा। मैंने आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा, मैं कब्र में जा रहा हूँ। अभी नहीं, दिन में तो हर कोई कब्र में उतर सकता है। ये काम तुम्हें रात के वक्त करना होगा। मेरी जान निकल जाएगी रात के वक्त। उस वक्त तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। मैं तुम्हें टॉर्च दे दूंगा। टॉर्च तो होगी, मगर थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। अभी तुम खुद बता चुके हो कि मुर्दे तो बेजान होते हैं, उनसे क्या डरना। फिर तुम अकेले थोड़ी होगे। मैं कब्र पर खड़ा तुम्हें देखता रहूंगा। ये भी वादा करता हूँ कि जब तक बाहर नहीं आ जाओगे उस वक्त तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। नहीं, मैं रात के वक्त कब्र में नहीं जा सकता, मैंने कहा। दिन में कहो तो 100 दफा जाने के लिए तैयार हूँ। जो शख्स दिन में 100 दफा जा सकता है वो रात में भी 1 दफा जा सकता है, खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि उसे 4 फायदे हो रहे हों। गुमशुदा लड़की मिलेगी, स्कूल में दाखिला मिलेगा, इम्तिहान से पहले इम्तिहानी पर्चे मिलेंगे और रोजाना बिला नागा तकिए के नीचे से। ठीक है, मेरा इरादा डामाडोल होने लगा। मैं तैयार हूँ, मगर ये बताओ कि मेरे उतरने से तुम्हें क्या फायदा होगा? ये राज की बात है, उसने कहा। आओ किसी होटल में चलकर खाना खाते हैं। स्कूल की छुट्टी का वक्त हो रहा है, अब मुझे घर जाना चाहिए। घर जाओगे तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा? उसने अपनी कटी हुई नाक के सुराखों पर रबड़ की नाक चढ़ाते हुए कहा, अब तो तुम रात तक मेरे ही साथ रहोगे।
मैं चाहता तो बड़ी आसानी से उसे छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा कमाल दिखाया और ऐसा लालच दिया कि मैंने उसे धोखा देना मुनासिब नहीं समझा। जिस होटल में वो खाना खिलाने ले गया वहीं से गजल के घर फोन कर दिया। फोन गजल ने उठाया। अरे भाई जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? 2 घंटे से आपकी अम्मी जान परेशान हो रही हैं। उन्हें परेशान होने के अलावा और आता ही क्या है? मैंने होटल के क्लॉक की तरफ देखकर कहा। उन्हें ये नहीं मालूम कि स्कूल की छुट्टी 1 बजे होती है और अभी 1:05 हुए हैं। मगर आज तो 5वें पीरियड के बाद ही छुट्टी हो गई थी, मिस शाहीना के अब्बू के इंतकाल की वजह से। आपको नहीं मालूम? दरअसल मैंने 3रे पीरियड के बाद एक ज़रूरी काम की वजह से छुट्टी ले ली थी। फिर तो अम्मा जी वाकई परेशान हो गई होंगी। जी हाँ, वो अभी तक रोए जा रही हैं। अम्मी कह रही थी कि खाना भी नहीं खाया है, आप फौरन घर आ जाइए। मैं मसरूफ़ हूँ गज़ल, मैंने कहा। रात से पहले घर नहीं आ सकूँगा। यही बात बताने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। अम्मा जी से कहो रोना धोना बंद करके खाना खा लें और मेरी तरफ से परेशान ना हो। मैं रात को 8 बजे तक घर आऊँगा। अम्मा जी मेरा एतबार नहीं करेंगी भाई जी, वो बोली। दरअसल मैं एक बार पहले झूठ बोलकर उन्हें धोखा दे चुकी हूँ। ये उन दिनों की बात है जब आप एकाएकी गायब हो गए थे और सब आपको तलाश करते फिर रहे थे। मुझसे अम्मा जी की हालत नहीं देखी गई तो मैंने उनसे कहा था कि भाई जी का फ़ोन आया है, वो खैरियत से हैं और बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। लेकिन सुबह को जब थाने से आपका पता चला तो मेरी चोरी पकड़ी गई। आप ही बताइए भाई जी, वो मेरी बात का कैसे एतबार करेंगी? अच्छा तो ऐसा करो कि भागकर अम्मा जी को बुला लाओ, मैं यहाँ फ़ोन होल्ड किए हूँ। ठीक है भाई जी। वह फ़ोन एक तरफ रखकर अम्मा जी को बुलाने चली गई। उस लम्हे उस शख्स ने, जो अपने आप को आमिल कहता था, मेरे हाथ से रिसीवर लिया और क्रैडल पर रख दिया। ये क्या किया तुमने? मैंने बिगड़ कर कहा। अभी तो मेरी बात भी नहीं हुई थी, किसी दूसरी जगह से बात कर लेना। उसने अपने वाहिद हाथ से मुझे बाहर की जानिब खींचते हुए जवाब दिया। कमबख्त के एक हाथ में दोनों हाथों की ताकत सिमट आई थी। मैं कोशिश के बावजूद अपने बाजू को उसकी गिरफ्त से आज़ाद न करा सका। बाहर जाने के लिए उसने अकवी दरवाज़ा इस्तेमाल किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आई जिसके बाइस वो वहाँ से मुझे भगा ले जाने पर मजबूर हो गया था। बस एक सीधा सादा सा पीले लिबास वाला फ़कीर था जो हाथ में किचकोल लिए होटल में दाखिल हो रहा था। मुझे अम्मा जी से बात करने का मौका नहीं मिल सका। अम्मा जी ही से नहीं, गज़ल से भी दोबारा बात नहीं कर सका। आमिल मुझे खींचता और ना जाने कौन कौन सी गलियों से होता हुआ एक सिनेमा हॉल पर पहुंच गया। फिल्म शुरू हुए देर हो चुकी थी, फिर भी उसने बुकिंग ऑफिस खुलवा कर मेरे और अपने लिए टिकट खरीदे और सिनेमा हॉल में जा बैठा। फिल्म जब तक चलती रही वो कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा रहा, लेकिन एक लम्हे के लिए भी मेरी तरफ से गाफिल नहीं हुआ। मैं जब भी कुर्सी पर पहलू बदलता आंखें खोल देता और मेरी तरफ देखने लगता। फिल्म खत्म होने के बाद सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर उसने एक बार फिर टिकट खरीद लिए। दिलचस्प फिल्म थी, उसने कहा। जी चाहता है कि इसका वो हिस्सा भी देखा जाए जो हम लोग देर में आने की वजह से नहीं देख सके थे। मैं हैरत ही कर सकता था कि सारे वक्त वो सोता रहा था, फिर भी ना सिर्फ फिल्म के दिलचस्प होने का दावा कर रहा था बल्कि उस हिस्से को भी देखने का आरजूमंद था जिसे देखा नहीं जा सका। इस ख्याल से कुछ नहीं कहा कि वो आमिल था, और चूंकि जिंदगी में पहली बार मेरा किसी आमिल से साबका पड़ा था, इसलिए कैसे कह सकता था कि आंखें बंद होने की वजह से उसने फिल्म नहीं देखी होगी। जो शख्स मिट्टी के ढेले को गुलाब जामुन में तब्दील कर सकता था वो यकीनन आंखें बंद होने के बावजूद फिल्म भी देख सकता था। दूसरी बार उस बकवास फिल्म को देखते हुए मैंने कई बार सोचा कि वहां से भाग जाऊं। एक मर्तबा तो भागने का पुख्ता इरादा भी कर लिया, लेकिन भागते भागते रुक गया। दिल चाहा कि कम से कम इसे आजमा तो लिया जाए। अगर वो सच कह रहा था और कोई ऐसी वजह नहीं थी कि ख्वामखा झूठ बोल रहा हो, तो मुझे 4 ऐसे फायदे हासिल होने वाले थे जिनके सिर्फ ख्वाब ही देखे जा सकते थे। और अगर झूठ बोल रहा था जिसका इम्कान आटे में नमक के बराबर नहीं था, तब भी मेरा क्या नुकसान था। कब्र के अंदरूनी हिस्से का एक चक्कर लगाकर और मुर्दा बेहिस्सो हरकत लाश के तलवों में गुदगुदी करके वापस आ जाना था। गुदगुदी करने का आइडिया मेरा अपना था, उसने गुदगुदी करने के लिए नहीं कहा। इंटरवल में हम बाहर निकले। अच्छी खासी रात हो चुकी थी। एक दुकान की घड़ी 8:15 बजा रही थी। गजल एक बार फिर बेतबार और झूठी बन चुकी होगी। आमिल ने एक जनरल स्टोर से एक बड़ी टॉर्च खरीदी। जिस वक्त हम दोनों कब्रिस्तान में पहुंचे वहां एक जनाजा आया हुआ था। कब्रिस्तान का एक हिस्सा गैस की लालटेनों से रोशन था। इस बदबख्त को भी इसी वक्त मरना था। आमिल ने बड़बड़ा कर कहा। मैं उस वक्त बहुत अच्छे मूड में था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें मरने वाले का क्या कसूर है? दिन में किसी वक्त मरा होगा। असल कसूर तो इन लोगों का है जो इसे इस वक्त यहाँ लेकर आए हैं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप चले चलो। वह मुझे कब्रिस्तान के उसी दरमियाने हिस्से में ले गया जहाँ आधी से ज्यादा खुली हुई कब्र थी।
वो हिस्सा तारीकी में था, ताहम वहां से गैस की लालटेनों की ऐसी रोशनी आ रही थी जैसी तारों की झिलमिलाहट में होती है। बेशतर ऐसी कब्रें थी जिनके मकीन बाहर निकल आए थे और अपनी अपनी कब्रों को तकिया बनाए बैठे थे। मेरे लिए उनके साए और उन सायों की नकलो हरकत से पैदा होने वाली सरसराहटें नई नहीं थीं। अलबत्ता एक बात ऐसी जरूर थी जिससे मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही थी। सायों को कब्रिस्तान में आने वाले जनाजे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबकी नजरें मेरे और आमिल के ऊपर मरकूज थीं। कब्र के पास जाकर आमिल ने कहा, यहीं बैठ जाओ, इधर कोई आएगा नहीं। ताहम एहतियात जरूरी है। किसी के आने जाने की आहट सुनो तो इस तरह हाथ उठा लेना कि आने वाला हमें फातिहा ख्वानी करते हुए समझे। मैंने कहा, जरा टॉर्च तो दो। क्यों, टॉर्च का क्या करोगे? इस लाश को एक नजर देखूंगा जिसकी ज़ियारत के लिए मुझे कब्र में उतरना है। अहमक हो, वो बोला। कब्र में उतरकर डरे और झिझके बगैर लाश के सर की तरफ जाना? टॉर्च तुम्हारे हाथ में होगी। इतनी हिम्मत हो कि उसे बुझाकर आसानी से कब्र में नकलो हरकत कर सको तो टॉर्च को बुझा देना। बसूरते दीगर लाश के चेहरे पर रोशनी न पड़ने देना और खुद भी उसकी तरफ देखने से गुरेज करना। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। दिल ने कहा, अब भी वक्त है, भाग जाओ। दिमाग ने कहा, भागोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना फूल, ना रक्षी, ना इल्म, ना दौलत। सर के करीब जाकर लाश के सर को नंगा कर देना, आमिल कह रहा था। फिर उसके बालों को पकड़ लेना, डरना नहीं, बाल बर्फ की तरह ठंडे होंगे। कब्र की नमी और ठंडक के बायस हर लाश के बाल इसी तरह ठंडे होते हैं। फिर उन बालों को मजबूती से पकड़े पकड़े पूरी ताकत से झटका देना। जितने बाल हाथ में आ जाएं उन्हें लेकर ऊपर आ जाना। उन बालों का क्या करोगे? जादू जगाऊंगा। तुम्हारा जादू सोया हुआ है। जिन बातों को ना तुम जानते हो समझ सकते हो उनके बारे में फजूल बातें मत पूछो। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। वो लोग जो जनाजे के साथ आए थे तदफीन से फारिग हो चुके थे और कब्रिस्तान से बाहर जा रहे थे। गैस की लालटेनें गायब होना शुरू हो गईं और वहां इतनी तारीकी फैल गई कि हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। आमिल साहब, मैंने कहा, ना जाने क्यों मेरा हंसने को दिल चाह रहा था। बुरा मत मानना, लेकिन कुछ ऐसा मालूम हो रहा है जैसे चिराग अलादीन वाली कहानी दोहराई जा रही है। मैं कब्र में उतरूंगा, लाश के बालों को नोचूंगा और जब बाहर आने लगूंगा तो तुम कहोगे, पहले बाल मेरे हवाले करो। मैं कहूंगा, पहले मुझे बाहर आने दो। फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और जिस तरह अलादीन का फर्जी चचा उसे गार में बंद करके रफू चक्कर हो गया था, उसी तरह तुम भी मुझे कब्र में बंद करके हवा हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा, उसने कहा। जब तक तुम कब्र से बाहर नहीं निकल आओगे मैं तुमसे बाल नहीं मांगूंगा। बस अब तुम टॉर्च संभाल लो और कब्र में उतर जाओ। उसकी दीवारों में पांव रखने के लिए जगह बनी होगी। मैंने कब्र में झांका। अंदर की तारीकी के मुकाबले में बाहर की तारीकी कुछ भी नहीं थी। इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारा काम बन जाएगा तो तुम मुझे धुतकारोगे नहीं, बल्कि अपने वादे के मुताबिक मेरी मदद करोगे? मेरी जुबान, उसने कहा। सबसे बड़ा सबूत मेरी जुबान है। हम आमिल लोगों की जुबान से अदा होने वाले अल्फाज पत्थर की लकीर होते हैं। एक बार जो कह दिया मर जाएंगे, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। मैंने हाथ में टॉर्च लिए उतरने की कोशिश की, लेकिन आमिल के सहारा देने के बावजूद उतरना मुश्किल मालूम होने लगा। उसने कहा, लाओ टॉर्च मुझे दे दो, मैं ऊपर से नीचे की सिमत रोशनी डालता रहूंगा। लेकिन मैंने उसे देने के बजाय टॉर्च को मुंह में दबाया। पाँव की जगह तलाश करके थोड़ा सा नीचे उतरा। वो कब्र से लगा खड़ा था, उसके पाँव किनारे पर थे। अचानक मैंने उसकी टांगे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो कटे हुए दरख्त की तरह मुझ पर गिरा और मैं उसे लिए हुए लाश पर जा गिरा। लाश ने गद्दे का काम दिया। लाश ना होती तो ऊपर से नीचे गिरने के बायस हम दोनों की एक न एक हड्डी जरूर अपनी जगह से खिसक जाती। जलती हुई टॉर्च मुंह से निकल गई और लाश के सरहाने गिरकर कब्र को रोशन करने लगी। लाश सख्त और सर्द थी, इसके बावजूद उसमें इतना गुदाज था कि कोई चोट नहीं आई। मैं उसे रौंदता हुआ खड़ा हो गया। कब्र में काफूर की तेज खुशबू फैली थी। इंतहाई अहमक और नाकारा और फजूल किस्म के लड़के हो। आमिल ने उठते हुए कहा, गलती आपकी है। मैंने कहा, आपको टांगे जमाकर खड़ा होना था। मुझे क्या मालूम था कि मैं जिन टांगों को मजबूत सतून समझकर पकड़ रहा हूँ वह दीमक ज्यादा लकड़ी से भी ज्यादा बूदी निकलेंगी। बेचारी लाश कई जगह से चिटक गई होगी। वाहियात गुफ्तगू मत करो। वो ऊपर जाने के लिए उस छोटे से गड्ढे को तलाश करता हुआ बोला, जो गोरकन कब्र की दीवार में इसलिए बना देता है कि उसमें पांव जमाकर लाश को कब्र में उतारा जा सके। बाद में लाश को उतारने वाले उन्हीं गड्ढों में पंजे रखते हुए कब्र से बाहर जाते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ। जब तक कब्र से बाहर ना निकल जाऊं लाश के बालों को मत छेड़ना। वह दीवार के गड्ढे में पांव के पंजे गाड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे दोबारा नीचे खींच लिया। वो लाश पर गिरते गिरते बचा। क्या बदतमीजी है। उसने घूरकर मेरी तरफ देखा। टॉर्च की रोशनी इतनी तेज थी कि जमीन पर होने के बावजूद कब्र के हर हिस्से को उसने रोशन कर रखा था।
आमिल इतना गुस्से में था कि कब्र में ना होता तो शायद मुझ पर झपट पड़ता। मैंने कहा, तुम मुझे यहाँ इस लाश के पास तन्हा छोड़कर नहीं जा सकते, मेरा बाहर जाना जरूरी है। उसने गुस्सा दबाकर मुझे समझाने की कोशिश की। मैं कब्र के बाहर बैठकर मंत्र पढ़ूंगा, जादू जगाऊंगा, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। मैं जानता हूं तुम एक बहादुर और बाहिम्मत लड़के हो। जब तक मैंने लाश का चेहरा नहीं देखा था मैं वाकई बहादुर और बाहिम्मत था। मैंने आमिल का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। उसके चेहरे का जगह जगह से गोश्त गायब है और उसकी नाक और मुंह में चूंटे और चूंटियां भरे हुए हैं और मैंने उसके दांतों के खला से छिपकली जैसे किसी जानवर को झांकते हुए देखा है। मैंने तुम्हें पहले ही चेहरा देखने से मना किया था। क्या करता? टॉर्च ठीक उसके सर के पास गिरी और मेरे और तुम्हारे गिरने से उसके जिस्म का निस्फ से ज्यादा कफन खुल गया है। मैंने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि उसके बाल पकड़ूं। बना बनाया खेल क्यों बिगाड़ते हो? वो खुशामदों पर उतर आया। अमावस की ये रात जाया हो जाएगी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, इसे जाया ना जाने दो। लाश रो रही है, मत देख उसकी तरफ, उसने चीख कर कहा। फिर चीते जैसी तेजी के साथ झुककर टॉर्च उठाई, बटन दबाकर उसे ऑफ किया और इससे पहले कि मैं उसे टॉर्च झपटता उसने हाथ घुमाकर उसे कब्र से बाहर उछाल दिया। मैंने जिंदगी भर कभी इतनी अथाह तारीकी नहीं देखी थी। अचानक मुझे मुहीब सायों ने चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया। मैं बदहवास होकर इधर उधर हाथ चलाने और बाहर निकलने के लिए कब्र के अतराफ और जवानिब में कदम जमाने वाले गड्ढे तलाश करने लगा। दिल था कि डूबा जा रहा था। इतनी वहशत थी कि मैं कई बार लाश के जिस्म से टकराया। उसे भंबोड़ने वाले कई चूंटे मेरे तलवों से लिपट गए। दर्द और खौफ से बुरा हाल हो गया। मैं पैरों पर झुका हुआ तलवों में लिपटे हुए उन चूंटों को महसूस कर रहा था जिन्होंने आग से बने हुए नन्हे नन्हे नोकदार शिकंजों से खाल और गोश्त को दबा रखा था कि कब्र के ऊपर से आमिल की आवाज आई, तुमने ठीक कहा था, आज रात एक बार फिर अलादीन की कहानी दोहराई जाएगी। नहीं, मैंने चीख कर कहा और उसी लम्हे एक चूंटा मेरे पैर के अंगूठे से आकर चिमट गया। मैं दर्द से दोहरा हो गया। चूंटे को छुड़ाना चाहा तो वो 2 टुकड़े हो गया। उसका मुंह अंगूठे से बदस्तूर चिपटा रहा। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, कमबख्त आमिल कब्र पर झुका हुआ कह रहा था। इस अरसे में अगर तुमने बाल नहीं नोचे तो मैं कब्र पर ब्लॉक जमा दूंगा और उस पर मिट्टी डाल दूंगा। तुम कब्र के अंदर ही सिसक सिसक कर मर जाओगे। खुदारा मुझ पर रहम करो, चूंटों ने मुझ पर हमला कर दिया है। बाल नोचो और बाहर आ जाओ, उसने कहा, वरना चूंटों ही का शिकार नहीं बनोगे। कुछ देर बाद छिपकलियां भी हमलावर होंगी। गोश्तखोर सांप भी तुम्हें अपना निशाना बनाएंगे। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें जिंदा दफन करके यहाँ से मीलों दूर चला जाऊंगा। अचानक उसने कब्र के एक हिस्से पर एक ब्लॉक रख दिया। इंतहाई तारीकी के बावजूद कब्र का जो हिस्सा खुला हुआ मालूम हो रहा था वो तकरीबन 1/4 बंद हो गया। दूसरा ब्लॉक रख दिया जाता तो कब्र मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती। अगला ब्लॉक मत रखना, मैंने गला फाड़कर चीखते हुए कहा। मैं लाश का सर तलाश कर रहा हूँ और अभी 1 मिनट के अंदर अंदर उसके बाल लेकर बाहर आता हूँ। चूंटे जहां जहां काट रहे थे वहां ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने चिंगारियां भर दी हों, मगर उस वक्त मुझे उन चिंगारियों की कोई परवाह न थी। मैं कब्र में बंद होकर सांस घुटने की तकलीफ बर्दाश्त करना नहीं चाहता था। मौत और जिंदगी के दरमियान चंद सेकंड का फासला था। 1 लम्हे की भी देर करता तो कब्र को दूसरा ब्लॉक रखकर बंद कर दिया जाता। बिलाखिर मेरा हाथ लाश के बालों तक पहुंच गया। बाल सर्द और गीले ही नहीं थे बल्कि लिजे भी थे। ऐसा लगा जैसे मैंने बाल न पकड़े हों। सुइयों के बड़े से प्याले में हाथ डालकर सुइयों को अपनी मुट्ठी में ले लिया हो, मगर कुछ सोचने और समझने का वक्त नहीं था। एक एक पल भारी था। मैंने झटके से गीली सुइयों जैसे बालों को खींचा। बालों का पूरा गुच्छा का गुच्छा मुट्ठी में आ गया। उसी लम्हे ऐसा महसूस हुआ गोया लाश में हरकत हुई हो। मैंने बालों को नोच लिया है, मैंने हाँफते हुए बाआवाज़े बुलंद कहा। टॉर्च की रोशनी डालो ताकि मैं ऊपर आ सकूं, जल्दी करो। चूंटे मेरे पूरे जिस्म पर फैल गई हैं। जिस वक्त मैंने लाश के बालों को पकड़ा था आमिल कब्र में झांक रहा था और अगरचे उसे नजर नहीं आ रहा था ताहम वो मेरी हरकतों सकनात से अंदाजा लगा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके इरादे अच्छे नहीं थे। मैं जानता था कि बाल नोचे बगैर ऊपर जाऊंगा तो वो दोबारा कब्र में धक्का दे देगा। न सिर्फ धक्का देगा बल्कि ब्लॉक भी रख देगा और मिट्टी डालकर मुझे कब्र के गड्ढे में मरने के लिए छोड़ जाएगा। लेकिन जब बालों को नोचकर फारिग हो चुका तो वो झांकना छोड़कर कब्र से हट गया था। इस तस्वुर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कहीं वो ब्लॉक रखने की तैयारी तो नहीं कर रहा। मैंने बालों के गुच्छे को जेब में रख लिया। जिस्म से चिमटे हुए चूंटों को अलहदा करने की कोशिश नहीं की। इसके बरक्स बुरी तरह कांपते हुए कब्र के अतराफ में ऊपर जाने वाले छोटे छोटे गड्ढे तलाश करने और साथ ही साथ चीख चीख कर मैंने तुम्हारी बात मान ली है, मैंने मुट्ठी भर बाल नोच लिए हैं, ऐलान करने में मसरूफ हो गया। कुछ चूंटों के काटने की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ थी, कुछ इस बात का खौफ था कि आमिल ब्लॉक रखकर कब्र को बंद न कर दे।
और कुछ लाश से डर लग रहा था कि वो हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी तरफ न खींच ले। आलमी वहशत में इधर से उधर पांव चला रहा था कि कब्र के खुले हुए हिस्से पर एक सर नमूदार हुआ। फिर एक नुस्वानी आवाज आई, कब्र में कौन चीख रहा है? कोई दूसरा वक्त होता तो हैरत और खुशी के बाइस मेरी हालत गैर हो जाती। तारीख तरीन रात और वसी और इस कब्रिस्तान और उसमें एक औरत की फरिश्ता गैबी जैसी आमद। जितनी हैरत करता और जितनी खुशी मनाता कम होती, लेकिन वो वक्त ना हैरत का था ना खुशी का। मैंने पूरी आवाज से चिल्लाते हुए कहा, मैं हूँ। मैं कौन? एक जालिम जो खुद को आमिल कहता है, मुझे इस कब्र में जिंदा दफन कर देना चाहता है। मैंने कहा, तुम मुझे नहीं जानती, मेरा नाम नदीम है, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। नदीम? ऊपर से आवाज आई, इतनी तारीकी में तुम कब्र में कैसे गए? आवाज जानी पहचानी सी थी, लेकिन उस वक्त आवाज की परवाह किसे थी? टॉर्च लेकर आया था, लेकिन उस आमिल के बच्चे ने टॉर्च को बाहर फेंक दिया। टॉर्च अब भी वहीं कहीं पड़ी होगी। वो कब्र के पास से हट गई। अचानक मेरे ज़हन में एक शुबे ने सर उभारा, कहीं वो उस आमिल की जिसे मैं मुसलसल बुरा कहता रहा था दोस्त और वाकिफकार तो नहीं थी। ठीक उसी लम्हे मेरी टांगों पर छिपकली जैसी कोई चीज चढ़ी। मैं वहशियाना अंदाज में पैर झटकने लगा और तब पूरी कब्र रोशनी में नहा गई। वह जो कोई भी थी, हाथ में टॉर्च लिए उसकी रोशनी अंदर डाल रही थी। अब ऊपर आ सकते हो नदीम? उसने पूछा। या किसी ऐसी रस्सी का इंतजाम करूं जिसे पकड़कर तुम ऊपर आ सको? मेरा ख्याल है मुझे रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने कब्र का जायजा लेते हुए कहा। मैंने इन गढ़ों को देख लिया है जिसमें पांव रखकर ऊपर आ सकता हूँ। मैं ऊपर आ रहा हूँ, संभल के। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ कि चिंटे मुझे काट रही हैं। हिम्मत से काम लो, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो। ऊपर आ जाओगे तो तुम्हें चूंटों से निजात मिल जाएगी। मैं ऊपर चढ़ रहा था, फिसल रहा था। गढ़ों में सही तौर पर पांव नहीं जम रहे थे। गालिबन चूंटों को भी मालूम हो गया था कि उनका शिकार हाथ से निकला जा रहा है, इसलिए वो मुझे ज्यादा से ज्यादा खा लेना चाहते थे। मैं हांफता कांपता हुआ ऊपर पहुंच ही गया। कब्र के किनारे हाथ में टॉर्च लिए वो अजीम हस्ती खड़ी थी जिसकी खातिर मैंने इतने पापड़ बेले थे। बैठ जाओ नदीम, उसने टॉर्च बंद करते हुए कहा। फूल? मैंने अपने जिस्म से चिमटे हुए चूंटों को नोचते और बेख्तियार हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें तलाश करता रहा हूँ फूल। कहाँ? उसने भी मेरी ही तरह हंसते हुए पूछा। कब्र में। सच पूछो तो कब्र में भी तुम्हारी ही वजह से गया था। मैंने उसे शुरू से पूरी कहानी सुनाई। तुम्हारे सौतेले बाप को 100 रुपए देकर मैंने तुम्हारा पता हासिल किया और उन 100 रुपयों को हासिल करने के लिए अम्मा जी के रुपए चुराए। मैं तुमसे मिलने के लिए इतना बेताब था कि तुम्हारा अब्बा 1000 रुपये मांगता तो वो भी देने के लिए तैयार हो जाता। वारिस के फ्लैट पर तुमसे तो मुलाकात नहीं हुई, उसकी लाश से मुठभेड़ हो गई। तुम उस वक्त आई जब पुलिस वाले मुझे पकड़ चुके थे। तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, हालांकि पहचान गई थी क्योंकि पुलिस वालों की तरफ देखकर तुम एड़ियां रगड़ती थी और मुझे देखकर हंसती थी और मुंह चिढ़ाती थी। मैं तुम्हें छेड़ रही थी, उसने आहिस्ता से कहा। तुम छेड़ रही थी और मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। उन्होंने मुझे हवालात में बंद कर दिया, फिर मेरा रिमांड लेकर एक तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया। अम्मा जी का रोते रोते बुरा हाल हो गया, अब्बा जी का कारोबार चौपट हो गया, भाईजान के पर्चे खराब हो गए और जब मैं पुलिस के चुंगल से निकल कर आया तो स्कूल से मेरा नाम कट गया। फिर यहाँ कब्रिस्तान में इस शख्स से मुलाकात हुई जो खुद को आमिल कहता था। इसने वादा किया कि वो तुम्हें मुझसे मिलवा देगा। इसके अलावा भी इसने कई दिलफरेब वादे किए और शर्त रखी कि मुझे कब्र में उतरकर लाश के बाल नोचना होंगे। मैं तैयार हो गया क्योंकि मुझे तुमसे हर कीमत पर मिलना था, लेकिन ऐन वक्त पर जब कब्र में उतर रहा था डर लगने लगा और अपने साथ मैंने उसे भी नीचे खींच लिया, मगर वो टॉर्च बाहर फेंक कर कब्र से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर आकर उसने धमकी दी कि अगर मैंने लाश के बाल नहीं नोचे तो वो मुझे जिंदा दफन करके चला जाएगा। मैं उसकी बात मानने पर मजबूर था। बाल नोच कर उसे आवाज दे रहा था कि वो मुझे बाहर निकाल ले, लेकिन वो गायब हो गया और तुम मेरी मदद के लिए आ गई। गायब नहीं हुआ था, इस वक्त भी यही है। उसने टॉर्च जलाकर एक तरफ रोशनी डाली। आमिल 2 कब्रों के बीच में गठरी बना पड़ा था, सर तन से जुदा हो चुका था और उसके पेट के नीचे दबा था। उसकी हालत देखकर मुझे झुरझुरी आ गई। इसे तुमने कत्ल किया है, इसके करतूतों ने इसे ये दिन दिखाया है, फूल ने कहा। मुझे अपने काबू में करना चाहता था। पहली बार जब इसने मुझे काबू में करने के लिए अमल पड़ा था तो मैंने इसे हाथ और नाक से महरूम करके सिर्फ अल्फाज में बता दिया था कि अगर दोबारा इसने इस किस्म की कोई हरकत की तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो बाज नहीं आया और तुम्हें वरगला कर एक ऐसी औरत के बाल हासिल करने की कोशिश की जो अमावस की रात में पैदा हुई थी और अमावस की रात में मरी थी। तुम जो बाल नोच कर लाए हो, अगर इसके हाथ लग जाते और सुबह होने से पहले पहले वो इन पर अमल कर लेता तो मैं इसकी लौंडी बन जाती और इसके इशारों पर इस तरह नाचती जिस तरह मदारी के इशारों पर कोई बंदरिया नाचती है।
मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन तारीकी इतनी ज्यादा थी कि उसकी चमकती हुई आंखों और सफेद दांतों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि वो दोबारा तुम्हें कब्जे में करने के लिए बालों पर अमल करने वाला है? तुम्हारी दुनिया में, उसने कहा। मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरे भाई बंद ना हो? मेरे दोस्त हैं, सहेलियां हैं, चाहने वाले हैं, पुजारी हैं। जनूबी भारत में ऐसे मंदिर हैं जहाँ मेरी पूजा की जाती है। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले बेशतर कबाइल मुझे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझती हैं। उनका ख्याल है कि दुनिया में जितने भी देवी देवता पाए जाते हैं उन्होंने मेरी कोख से जन्म लिया है। हाल ही में अमेरिका के मुतअद्दिद शहरों के बैरूनी इलाकों में ऐसी मोहब्बत गाहें तैयार की गई हैं जिनमें मेरी नीम बरहना मूर्तियों के कदमों में सर झुकाने के लिए ऐसी औरतें और ऐसे मर्द बड़ी तादाद में जाते हैं जिनको सुकून के अलावा सब कुछ मुयस्सर है। मुझे नाचीज मत समझना नदीम, मैं इतनी बड़ी शय हूं कि तुम सही तौर पर इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल मेरे एक चाहने वाले ने तुम्हें एक होटल में उस आमिल के साथ देखा। वो तुम्हें भी पहचानता था और इसे भी, तुम्हें इसलिए कि तुम मेरे महबूब हो। हमारी तारीख दुनिया में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और आमिल को इसलिए कि वो एक अरसे से मुझे अपने कब्जे में करने की फिक्र में था। मेरे दुश्मन के साथ मेरे महबूब को देखकर उसे हैरत हुई। उसने फिजाओं में बसने वाले ऐसे मुखबर तुम दोनों के पीछे लगा दिए जो पल पल की खबर उस तक पहुंचाते रहे। फिर जो ही उसे मालूम हुआ कि मुझे काबू में करने के लिए गंदे ख्वाब देखने वाला कब्रिस्तान में दाखिल हुआ है, उसने मुझे मुतला कर दिया। इंसानी जिस्म में होने के बायस मैं फौरन यहाँ नहीं पहुंच सकी, क्योंकि वारिस को कत्ल करने के जुर्म में पुलिस जगह जगह मुझे तलाश करती फिर रही है। फिर भी बरवक्त आ गई। 2 मिनट की भी देर हो जाती तो मेरी खैर नहीं थी। तुमने जो कुछ कहा है अगर वो दुरुस्त है और बज़ाहिर ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि तुमने झूठ बोला हो, तो क्या आमिल के कब्जे में जाने के बाद तुम्हारे भाई बंद अजीज़ो कारिब और इशाको परिस्तार तुम्हें आज़ाद कराने की कोशिश नहीं करते? नहीं, उसने कहा। रियाया बादशाह की ताबे होती है। बादशाह किसी और के ताबे हो जाए तो सारी रैयत अज खुद उसके ताबे हो जाती है। तुम बादशाह हो? बादशाह नहीं, बहुत से लोगों के नजदीक खुदा हूँ, उसने हल्का सा कहका लगाया। और दर हकीकत मेरी हैसियत खुदा की नहीं, खुदागर की है। हर दौर और हर जमाने में मैंने इंसानों ही में से खुदा तख्लीक किए हैं। मेरी मालूमात ज्यादा वसी नहीं थी। एक बार क्लास में दीनियात की मिस ने नमरूद, शद्दाद और फिरौन जैसे खुद साख्ता खुदाओं के बारे में तफसील से बताया था। फूल का दावा था कि वो खुद साख्ता नहीं बल्कि नागफनी साख्ता खुदा थे। जहां तक मुझे इल्म है, मैंने कहा, तुम्हारे तख्लीक किए हुए खुदाओं का बड़ा ही भयानक और इबरतनाक अंजाम हुआ है। तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं होगा क्या? मैं उछल पड़ा, फिर फौरन ही संभल कर बोला, क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। अगली सदी के लिए मैंने तुम्हें खुदा की हैसियत से उसी वक्त मुंतखब कर लिया था जब तुम माँ के पेट से बाहर आए थे। ये नहीं हो सकता। खुदा बनने से पहले हर एक ने यही कहा था, लेकिन खुदा बनने के बाद उनमें से कोई भी दोबारा इंसान बनने पर तैयार नहीं हुआ, उसने हंसते हुए जवाब दिया। फिर मौजू बदलते हुए बोली, तुमने ये तो बता दिया कि मेरी तलाश में तुम्हें कैसी कैसी जानलेवा मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी हैं, मगर अभी तक ये नहीं बताया कि मुझे किस लिए तलाश करते फिर रहे थे। उसकी बारी भी आ जाएगी। इतना और बता दो कि तुम लोगों को कत्ल क्यों करती हो? ज़हाक का नाम सुना है? नहीं, मेरे लिए ये नाम बिल्कुल नया है। कैसे तालिब इल्म हो? ये तो बहुत ही मशहूर तारीखी नाम है। क्या तुम्हारे स्कूल में तारीख नहीं पढ़ाई जाती? नहीं। मैंने एक बार फिर नफी में सर हिला दिया। ज़हाक, उसने कहा, ईरान का बादशाह था और रोजाना नाश्ते में इंसान का तला हुआ भेजा खाया करता था। कुछ मौर्रिखों ने इस बात को छुपाने के लिए बहाना बनाया है कि ज़हाक के कंधों पर 2 सांप उगे हुए थे, उन्हें इंसानी भेजा खिलाया जाता था। बसूरते दीगर वो ज़हाक को भंबोड़ने लगते थे। ये बात गलत है। दरअसल मैंने ही ज़हाक को इंसानों का भेजा खाने पर उकसाया था। एक बार जब उसके मुंह को जायका लग गया तो वो मरते दम तक उससे पीछा ना छुड़ा सका। 2-4 बार इस आदत को छोड़ने की कोशिश की तो जान पर बन आई, लबे दम हो गया। मजबूर होकर फिर इंसानों के भेजे खाने लगा। मैंने कहा, यह वाकया सुनकर मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है, जिसके लिए मैं तुम्हारा ममनून हूँ, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा था कि तुम बेकसूर और बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल करती हो? क्योंकि ज़हाक की तरह मैं भी इंसानों के दाहिने हाथ खाने की आदी हूँ। वो इंतहा पसंद था, इसलिए रोजाना एक भेजा खाता था। मैं एतदाल पसंद हूँ, रोजाना नहीं खाती। कम से कम 24 घंटों का वक्फा जरूर करती हूँ, और कभी कभी तो एक हफ्ता गुजर जाता है और मुझे दाहिने हाथ की चुंगली तक खाने को नहीं मिलती। कच्चा ही चबा जाती हो। मेरे हाथ में पहुंचते ही इंसानी बाजू पापड़ बन जाते हैं। तुमने पापड़ तो खाए होंगे, बस उसी तरह मजे ले लेकर हड्डियों समेत 2 मिनट में पूरा बाजू चट कर जाती हूँ, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। अब बताओ, तुम्हें मेरी तलाश क्यों थी?
हमारी दुनिया में तुम्हारा हजारों साल से आना जाना है। उस लिहाज से तो अब तक तुमने लाखों और करोड़ों इंसानी हाथ खा डाले होंगे। वो हंस पड़ी। मैंने कभी हिसाब नहीं रखा, वैसे 2-4 खरब तो जरूर ही खाए होंगे। फी हफ्ता एक हाथ भी शुमार किया जाए तो पिछले 1 साल से इसी शहर में अब तक तुमने कम से कम 50 हाथ खाए होंगे, लेकिन बगैर हाथ की गिनी चुनी लाशें ही मिली हैं। बाकी लाशें कहाँ गईं? तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद है, हर बात की तह तक जाना चाहते हो, वो बोली। फिर उसने टॉर्च का बटन दबाकर उसकी रोशनी उस जगह डाली जहां आमिल की लाश थी, मगर वहां से लाश गायब थी, सिर्फ एक पांव का पंजा पड़ा था। फूल ने फौरन ही टॉर्च बुझा दी। अरे आमिल कहाँ रूपोश हो गया? मेरे चाहने वालों के पेट में, उसने कहा। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि जो लाशें नहीं मिली वो कहाँ गई होंगी, लेकिन ये फिर भी समझ नहीं आया कि जो लाशें मिल गईं वो वहां क्यों नहीं गईं। वो फिर हंसी। इसलिए नहीं गईं कि उन तक लोगों की रसाई हो गई थी। गोया मैं वारिस के पास ना पहुंचता तो उसकी लाश तुम्हारे चाहने वालों के पेट में जा चुकी होती और किसी को पता भी ना चलता कि वारिस कहाँ है। मैं दुखियारी रो पीट कर उसे सब्र कर लेती, मगर तुमने गड़बड़ कर दी। ना सिर्फ गड़बड़ कर दी बल्कि उन्हें यह भी बता दिया। उसने मेरे लहजे की नकल करते हुए कहा, हुसन आरा नहीं है, फूल है, और फूल फूल नहीं है बल्कि। बस करो फूल, मैंने बिलबिलाते हुए कहा। अचानक मुझे राना याद आ गई। जालिम ने उस मासूम का हाथ ही कता नहीं किया था, बल्कि पापड़ की मानिंद उसे खा गई थी। अब्बा जी और दूसरे लोगों को उस तक पहुंचने में थोड़ी सी देर और हो जाती तो हमें उसकी लाश भी नहीं मिलती। ये समझ लिया जाता कि उसे कोई बुर्दा फरोश अगवा करके ले गया है, या वो पानी के साथ बहती हुई गटर में जाकर कहीं की कहीं निकल गई है। कुछ और पूछना है? उसने कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया। अब मैं घर जाऊंगा, ये बताए बगैर कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। मैं गहरी सोच में डूब गया। रक्षी बेवफा थी, उसने मुझे धोखा दिया था, और ये सुनते ही कि भाईजान से उसके रिश्ते की बात हो रही है, वो उनसे मोहब्बत करने लगी थी। और जब मैंने पिछली मोहब्बत का वास्ता दिया था तो अभी बच्चे हो कहकर उसने मेरी तौहीन की थी। दीनियात की मिसबी औरत होने की वजह से मुतासब साबित हुई थी। उन्होंने ना सिर्फ रक्षी की तरफदारी की थी बल्कि उसके मुकाबले में मुझे इंतहाई अहमक और बुद्धू भी मुतसव्वर कर लिया। मैं जिस तरह भी अपनी बेइज्जती का बदला लेता बजा था, मगर जिस किस्म के इंतकाम के लिए सोचता रहा था, अब वो किसी तौर भी मौजू मालूम नहीं हो रहा था। रक्षी जान से जाती और उससे जो मोहब्बत मुझे मिलती वो रक्षी की नहीं, उस हजारों साल बूढ़ी की होती जो इंसानी हाथों को पापड़ के तौर पर खाने की आदी थी। फूल खुद तस्लीम कर चुकी थी कि 1 हफ्ते से ज्यादा किसी इंसान के लिए जान लिए और उसका हाथ हड़प किए बगैर नहीं रह सकती। रक्षी जैसी भी थी, अच्छी या बुरी, एक खून आशाम भेड़िया या खून आशाम चिमगादड़ तो नहीं थी। फूल उसके जिस्म पर काबिज हो जाती तो अपनी तलब बुझाने के लिए घर ही के लोगों पर हाथ साफ करना शुरू कर देती। मुमकिन है उसका सबसे पहला शिकार भाईजान को बनना पड़ता, जिनसे अब्बा जी और अम्मा जी ही की नहीं, मेरी भी बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपने बड़े भाई को डॉक्टर के रूप में देखने की बजाय खाको खून में आलूदा दस्त बुरीदा लाश की शक्ल में देखना पसंद करे? तुमने बताया नहीं नदीम, उसने मेरे कंधे को हिलाते हुए कहा। मुझे क्यों तलाश कर रहे थे? मैंने गहरी सांस ली। तुम तो जानती हो फूल, हम गरीब लोग हैं, ना जाने किस तरह सफेद पोशी का भरम बाकी रखे हुए हैं। घर से मुझे जेब खर्च के लिए जो रकम मिलती है वो इतनी नाकाफी होती है कि दांतों से दबाकर खर्च करता हूँ तब भी 10 दिन से पहले ही खत्म हो जाती है। मैं तुमसे मिलकर एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। तुम दीदारे और उसके दोस्त को 5-5 लाख रुपए दे सकती हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 10-20 रुपए रोजाना मुझे भी दे दिया करो? वो यकलख्त बिल्कुल संजीदा हो गई। मुझे अपने ख्वाबों की तकमील होती नजर आ रही है, उसने कहा। क्या मैं ये समझ लूं कि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो? जो चाहो समझ लो, मुझे कुछ रुपयों की रोजाना जरूरत है। 10 लाख नहीं, 10 लाख तो कम है, 25 लाख यकमुश्त दे दूं तो कैसा है? मेरे जिस्म पर जाड़ा चढ़ने लगा। मैंने तो रक्षी के जिस्म को उसकी नापाक रूह से बचाने के लिए बहाना बनाया था। ये नहीं मालूम था कि वो मुझे पलक झपकते में एक बड़े खजाने का मालिक बनाने पर आमादा हो जाएगी। 25 लाख रुपए मेरे ज़रफ से बहुत ज्यादा हैं फूल, मैंने लरजती हुई आवाज में कहा। क्या करूंगा इतने ढेर सारे रुपए लेकर? अपने अब्बा अम्मा को दे देना, तुम्हारी छोटी सी दुकान अच्छी बड़ी दुकान बन जाएगी, आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाएगा। मैं नहीं समझती कि रोजाना हजारों रुपए कमाने के बाद तुम्हारे वालिदैन तुम्हें रोजाना खर्च के लिए 10-20 रुपए देने से इनकार करेंगे। बल्कि यूं करना कि पहले ही वादा करा लेना, उनसे कहना कि तुम उन्हें 25 लाख रुपए दे सकते हो बशर्ते कि वो तुम्हें रोजाना 20 रुपए देने का वादा करें। वो पूछेंगे इतनी कसीर रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैं पेशतरी अम्मा जी के जमा किए हुए रुपयों से कुछ रकम चुरा कर उनकी नजरों में चोर ठहर चुका हूँ। इसकी तो बहुत ही आसान तरकीब है। कह देना कि ख्वाब में किसी बताने वाले ने बताया है कि तुम्हारे कमरे के फर्श के नीचे खजाना छुपा हुआ है। तुम्हारे कहने पर जब वो फर्श की खुदाई करेंगे
तो एक मटके में रखी हुई तुम्हारी मतलूबा रकम उन्हें मिल जाएगी। तरकीब तो वाकई आसान थी, खुदा की देन भी खूब है। मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए और पैगंबरी ले आए। मैं कब्र में पड़ी हुई लाश के मुट्ठी भर बाल नोचने गया और बन गया लखपति। शुक्रिया फूल, मैंने उस कब्र से उठते हुए कहा जिससे टेक लगाए बैठा था। मटके में भरकर 25 लाख रुपए कमरे के फर्श के नीचे जरा जल्दी पहुंचा देना। मैं मौका महल देखकर आज ही अब्बा जी और अम्मा जी से फर्श के नीचे छुपे हुए खजाने का जिक्र करूंगा। ये बताओ अब तुमसे कब और कहाँ मुलाकात होगी? अगर मैं ये कहूँ कि अगले 4 साल तक हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी तो तुम्हें रंज होगा। रंज? मैं तो खुशी से फूला नहीं समाऊंगा। बल्कि अगर ये कहो कि सारी जिंदगी मुलाकात नहीं हो सकेगी तो मुझ पर शादी मर्ग की कैफियत तारी हो जाएगी। मैंने दिल ही दिल में कहा। फिर उससे मुखातिब होकर बोला, क्यों 4 साल तक मुलाकात क्यों नहीं हो सकेगी? मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें कुछ कुछ पसंद करने लगा हूँ। तुमने मुझे कब्र में जिंदा दफन होने से बचाया है और इतनी बड़ी रकम देने का वादा किया है जो हम सारी जिंदगी कोशिश करें तब भी जमा नहीं कर सकेंगे। कुछ और बड़े होते तो कुछ कुछ नहीं बहुत ज्यादा पसंद करने लगते। उसने एक तवील अंगड़ाई लेते हुए कहा, यह कमबख्त जिस्म ही कुछ ऐसा है। फिर कदरे मतानत इख्तियार करते हुए बोली, यहाँ की पुलिस मुझे ढूंढती फिर रही है। मैं चाहूँ तो मौजूदा जिस्म से छुटकारा पाकर उनकी नजरों से महफूज हो सकती हूँ, लेकिन यह जिस्म कुछ इतना भाग गया है कि फिलहाल इसको अपने ही पास रखना चाहती हूँ। मैं हर उस मुल्क में जाऊंगी जहाँ मेरी पजीराई और कदर की जाएगी, और उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगी जब तक पुलिस वाले मुझे भूल नहीं जाएंगे, या मैं इससे भी ज्यादा पुरकशिश जिस्म हासिल करने में कामयाब नहीं हो जाऊंगी। मैं समझती हूँ कि इस काम के लिए 4 साल का अरसा काफी है, मगर उसमें थोड़ी सी देर सवेर भी हो सकती है। इन 4 सालों में अगर मैं तुमसे मिलना चाहूँ तो? मैंने यूं ही उसका दिल रखने के लिए पूछ लिया, वरना हकीकत ये थी कि मैं जिंदगी भर उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं कर सकता था। तो सब्र से काम लेना, उसने हंस कर कहा, और अगले ही लम्हे संजीदा हो गई। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम जिस बेसुकूनी में मुब्तला हो गए हो उससे तुम्हें निजात मिल जाए। सुकून से तालीम हासिल कर लो और इतने बड़े हो जाओ कि मोहब्बत का सही मफहूम समझ सको। मेरे जाने का एक सबब यह भी है कि उस वक्त वापिस आऊं जब मुस्तकबिल का खुदा बाशऊर और बाअकल हो चुका हो। बकवास करती हो, मैंने दिल ही दिल में कहा, क्योंकि मैं उस वक्त भी बाअकल और बाशऊर था और अच्छी तरह से जानता था कि खुदा तो एक ही है जो ज़मानो मकान से बेनियाज हमेशा से है और हमेशा रहेगा। माजी में भी उसी की खुदाई थी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी। उस कादर मुतलिक ज़ात के अलावा खुदाई के जितने भी दावेदार थे या आइंदा कभी दावा करने वाले थे बातिल और फानी थे। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी जब मैंने लाश के नोचे हुए बालों को, जो सूख कर लकड़ी की तीलियों की तरह सख्त हो चुके थे, उसी कब्र में जहां से उन्हें हासिल किया था वापस फेंका। स्कूल की किताबें जो राना की कब्र के पास बिखरी पड़ी थी उठाकर बगल में दबाई और कब्रिस्तान से बाहर जाने के लिए कदम उठाने लगा।